يفقهوا قولي آمين। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज जिस मौके के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए वो है हमारा जो होम स्कूलिंग प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है, जिसकी अभी एनरोलमेंट चल रही है। उसकी कुछ फाइनल डिटेल्स या फिर मैं फाइनल टच जिसको हम कहते हैं वो आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ, जहाँ पर मैं ओवरऑल इस होम स्कूलिंग का आइडिया आप लोगों को हमसे क्या एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्या क्या चाहिए। जो लोग ऑलरेडी एनरोल्ड है उन पेरेंट्स को कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो देने की ज़रूरत है क्लासेस के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में। तो और साथ साथ में टीचर्स के साथ, कुछ टीचर्स के साथ इंटरेक्शन के बारे में आज डिटेल्स बातें होंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं अगेन आई एम ट्राइंग टू क्लियर वन थिंग हियर कि सबसे बड़ा जो डर रहता है वाइल डूइंग होम स्कूलिंग, और वो भी एक इंस्टीट्यूट के साथ, वो यही होता है कि कहीं घर पे भी बच्चा, अगेन वो जो स्कूल वाला सिस्टम होता है जहाँ पर घंटी बजती है क्लास चेंज होता है, घंटी बजती है दूसरा क्लास आता है, या एक ही रिजिड स्केड्यूल में फिट ना हो जाए, जिसकी वजह से होम स्कूलिंग का जो हमारा कंसेप्ट था उसको ऑर्गेनिकली बिल्ड करने का वो तबाह ना हो जाए, वो उसकी उलट ना हो जाए। ये खदशा, ये डर जो है ना, वी अंडरस्टैंड इट वेरी डीपली, एंड मैंने भी इसीलिए बार बार कहा है और मैं फिर से उसी चीज़ से क्लियर कर दूं कि हमने जब होम स्कूलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो हमने बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड किया था और रिमाइंड करवाया था कि हम सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर्स होंगे जो पेरेंट्स को हेल्प करेंगे उन चीज़ों में आसानी डालने के लिए जो चीज़ें होम स्कूलिंग में करते हुए उनको मुश्किल होती है। हम वो सर्विसमैन की तरह उनके लिए एक्ट करेंगे, हम उन वेसल्स की तरह पेरेंट्स के लिए एक्ट करेंगे जो कि उनको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि उनको पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉम्पिटेंस में जो बच्चे की नीड होती है, दरकार होती है उसमें, और साथ साथ में उनके पेरेंटिंग एस्पेक्ट्स को ब्रॉडन करने की कोशिश करेंगे। उससे ज़्यादा हमारा कोई रोल यहाँ पर नहीं होने वाला है। मैं किसी को कोई भी झूठे वादे, कोई भी झूठा दिलासा नहीं दिला सकता हूँ, ना ही मेरा काम है वो देना। जितना हो सके I'll have to be very crisp, and in fact we from Siraverse will have always to be very clear when it comes to understanding कि आपको हमसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। जब जब किसी कोर्स की ओरिएंटेशन होती है मैं बिल्कुल क्लियर कट वर्जन में कहता हूँ कि इस कोर्स में क्या चीज़ें होगी, कहाँ कहाँ से ली जाएगी, और आप लोगों को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और हम लोग आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसी तरह मैंने बार बार इस होम स्कूलिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी आप लोगों को याद दहाई करने की कोशिश की है। हमारी तरफ से एक कोशिश है कि बच्चे को हम कॉम्पिटेंट बना सके, बच्चे को हम रिसर्च की तरफ लेके जा सके, बच्चे को इंटेलेक्चुअलिज्म की तरफ हम लेके जा सके, बच्चे को जो दुनिया के आने वाले प्रॉब्लम्स है अगले 50 60 70 सालों में उसकी तैयारी करवाई जा सके, और साथ साथ में जो करंट प्रॉब्लम्स भी चल रही है उसके बारे में भी उसको अवेयर किया जा सके, उसको हेल्प की जा सके रोड मैप डिजाइन करने में। साथ साथ में पेरेंट्स के साथ एंगेज करके, ट्यूटर्स के साथ एंगेज करके वो माहौल पैदा करने की कोशिश करें जहां पर बच्चे का जो थॉट है या साइकोलॉजी है वो प्रॉपर पैरामीटर्स के थ्रू हम बिल्ड करने की कोशिश कर सके। लेकिन इसमें आपको पता है कि व्हेन इट कम्स टू ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन होम स्कूलिंग तो चैलेंज बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन होम स्कूलिंग। तो इसमें मैं एक चीज आपको क्लियर करता रहूं, खासकर जो पेरेंट्स है, वो ये है कि बच्चे का जो जिम्मा है ना वो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। बच्चे के बारे में जो सवालात होंगे पहले वो अल्लाह अज़्ज़ वजल आपसे पूछेंगे। बच्चे को ऑर्गेनिकली बिल्ड करने का तर्ज अमल, उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहज पे लाने का, सहाबा की नहज पे लाने का, उसको कॉम्पिटेंट बनाने का, उसको मॉरल प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस दिलाने का जो तरीका है, तर्ज अमल है, उसके सवाल पहले आपसे होंगे, बच्चा आपके हवाले किया गया है। आप ये ना एक्सपेक्ट कीजिएगा चूंकि अब वो होम स्कूलिंग में आ गया सीरावर्स के, तो सीरावर्स वाले सारी चीजें देखेंगे, बर्बादी होगी तो सीरावर्स की होगी, तो सीरावर्स विल बी रिस्पांसिबल फॉर इट। आई एम रियली सॉरी, दिस इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू बी। मैं क्लियर कट कह दूं कि जिम्मेदारी अव्वलीन आप पे है, और जो जिम्मेदारी आप निभा सकते हो वो हम में से कोई भी नहीं निभा सकता है, दुनिया का कोई शख्स ही नहीं निभा सकता है जो आप निभा सकते हो एज पेरेंट्स व्हेन यू डिसाइड फॉर होम स्कूलिंग। मैं बार बार कह रहा हूँ हम फैसिलिटेटर्स हैं। होम स्कूलर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है एक जगह पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स मिलने की, उनको अलग अलग ट्यूटर से पढ़वाना पड़ता है या खुद उनको पढ़वाना पड़ता है, एग्जाम्स की टेंशन होती है उनको, प्रॉपर जो बोर्ड्स होते हैं या जो जिस कंट्री में वो होते हैं उसकी जो एफिलिएशंस के तकाजे होते हैं उनका स्ट्रेस होता है उनको, या साथ साथ में किसी सब्जेक्ट में बच्चा स्ट्रांग होता है क्योंकि टीचर अच्छा होता है, किसी में पीछे रह जाता है, और अलग अलग वक्त पे अलग अलग क्लासेस होती है। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करने की मुहिम हमने होम स्कूलर्स के लिए डाली है, जहां पर हम उनको सब्जेक्ट सिखाएंगे, चाहे वो स्टेम हो चाहे सोशल साइंसेस हो। साथ साथ में पेरेंट्स हमारे वक्त के एक्सपर्ट्स नहीं है इस्लामिक टीचिंग्स में, हुजूर इस्लाम की सीरत पे, कुरान पे, तफसीर पे, फिक पे, अरबिक में, या कैरेक्टर बिल्डिंग में। वो भी हमने अपने प्रोजेक्ट के थ्रू पेरेंट्स के सामने लाने की कोशिश की है, जहां पर हम पेरेंट्स को और इनफैक्ट जो बच्चे हैं उनको इन सारे उलूम में एक्सपर्ट्स बनाने की, चले एक्सपर्ट्स तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, जाहिर सी बात है, उसमें अपनी भी एफर्ट्स है फिर एक एज के बाद, बट उसकी फाउंडेशंस डाले हम
और स्ट्रांगली वो माहौल पैदा कर सके घर में भी और अपने यहाँ क्लासेस में भी, कि बच्चा जो हुजूर अलैहि सलाम का थॉट प्रोसेस है, सहाबा की जो फिलॉसफी है, उस पे हम बिल्ड कर सके इंशाल्लाह रहमान। तो ये हम अपनी तरफ से फैसिलिटेशन का, सर्विस का रोल निभाने वाले हैं। यहाँ पर हम जहाँ कहीं पर भी चूकेंगे, जहाँ कहीं पर हमसे कमी पेशी होगी, आपका फीडबैक, आपका तंज, आपकी आपकी कन्वर्जेशंस बिल्कुल जायज़ है वहाँ पर। आप हमें वहाँ पर रोक सकते हो, आप वहाँ पर हमें झंझोड़ सकते हो, आप वहाँ पर हमें फीडबैक दे सकते हो, आप वहाँ पर हमें अकाउंटेबल ठहरा सकते हो, हमें उसमें कोई मसला नहीं। बट अगेन सेइंग, मैंने पहले दिन से कहा है, ये इक्वेशन इज़ वेरी सिंपल व्हेन इट कम्स टू होम स्कूलिंग, कि मेजॉरिटी ऑफ द जो इसमें तर्ज अमल है वो पेरेंट्स पे ही फॉल करेगा, और जो उसके बाद तर्ज अमल रहता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, इट्स लाइक 60-40 या 70-30। तो 60 तक परसेंट, 70% तो पेरेंट्स पे ही है, 30% हम उनकी हेल्प इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ ये वाला क्लियर करना पहले ही बहुत जरूरी था। सेकंड चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमने ये जो होम स्कूलिंग प्रोजेक्ट रखा है, इसको हमने किस तरह से डिजाइन किया है जो कि आपके बच्चों को हेल्प करेगा। मैंने पहले ही कहा था कि हम ज्यादा टाइम आपके बच्चे का दिन में नहीं लेने वाले। दिन में 24 घंटे है, हम 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे बिल्कुल भी नहीं लेने वाले। हम आपके बच्चे के दिन के 4 घंटे अर्ली एज में लेने वाले हैं, जिसको हम कम करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम कुल मिला के विल ट्राई टू मेक इट 3.5 आवर्स ओनली। और जो थोड़े बड़े बच्चे हमारे, यानी जो 10-11 साल के से ऊपर ऊपर है, उनके हो सकते हैं 4.5 घंटे दिन के हमारे साथ, या 5 घंटे मैक्सिमम दिन के हमारे साथ लग जाए। और इन घंटों को भी हम कंसिस्टेंटली नहीं लेने वाले कि 1 घंटे के बाद दूसरा, दूसरी क्लास के बाद तीसरा, तीसरी के बाद चौथी क्लास, जो कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के खिलाफ है। हम टाइमिंग्स को फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे अलग अलग टाइमिंग्स पे, ताकि बच्चा जो ऑर्गेनिक अपना लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन कर सके, खेल सके, कूद सके, पेंटिंग्स में जा सके, आर्ट में जा सके, ग्राउंड में जा सके, मदारिस में जा सके, मसाजिद में जा सके, जहाँ कहीं पर भी उसको जाना है, जिस बिना पे बच्चा ऑर्गेनिकली बिल्ड हो सकता है, होम स्कूल हो सकता है, कोई नई स्किल सीख सकता है, या कोई नई एट्रीब्यूट की प्रैक्टिस कर सकता है, उसको बस वो टाइम रहे। और हमने इसमें एक और चीज कही है कि हमने अपने डिजाइन में इस तर्ज अमल पे कोशिश की है कि जब आपका बच्चा ये सारे सब्जेक्ट्स, जो कि उसकी जाहिर सी बात है कॉलेज लाइफ के लिए, यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए आगे जरूरी है, जिनकी क्वालिफिकेशन हमारे पास अगर पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स को कहीं और पर ट्यूशन में भेजने की उसको जरूरत ना पड़े। अगर हमारे यहाँ बच्चा आके फिर अलग से कहीं पर और ट्यूटर के साथ एंगेज है, ट्यूशन में जा रहा है, तो इट्स अ फेलियर फ्रॉम आवर पार्ट। इट सिंपली मीन्स कि हम पूरी तरह से फेल हो चुके हैं अपने होम स्कूलिंग प्रोजेक्ट में। तो आपको हमारे साथ जोड़ने के बाद उनको अलग से ट्यूशन में डालने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया है, क्लास में टीचर्स के साथ हर बच्चे की एंगेजमेंट की जाएगी, बच्चों की आपस में एंगेजमेंट्स, डिस्कशंस, लर्निंग्स की जाएगी। कोई बच्चा कमजोर है, उसकी वन ऑन वन हम टीचिंग करने की कोशिश करेंगे जहां जहां पर उसकी कमजोरी है। कोई बच्चा स्ट्रांग है, तो उसको जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको और निखारने की, उसको मजबूत करने की हम कोशिश किया करेंगे। साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, होम स्कूलिंग में या ओवरऑल जो पेरेंटिंग की जो एसेंस होती है, पेरेंटिंग की जो नॉलेज होती है, या पेरेंटिंग की जो मॉडल्स होते हैं, वो पेरेंट्स तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। तो ये टू वे प्रोसेस होने वाला है, जहां पर बच्चा भी हमारे साथ होगा, पेरेंट्स भी हमारे साथ होगा। हम उनसे मुस्तफिद होते रहेंगे, वो हमसे इंशाल्लाह मुस्तफिद होते रहेंगे। तो दैट्स अनदर पॉइंट जो कि आपको इससे पता हो। अब एक और लास्ट पॉइंट है जिसके बारे में मुझे आपके साथ बात करनी है, उसके बाद आई विल मूव टुवर्ड्स करिकुलम। हमारे साथ तब तक जो स्लाइड्स है ना, ओरिएंटेशन की, वो प्लीज शेयर कर दे। जी ठीक इज है। हियर? जी या जी जी ओके। जी। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, जिसके बारे में मैंने बार बार जिक्र किया है, जिसके बारे में मैं बहुत क्लियर कट हूँ व्हेन इट कम्स टू रेजिंग चिल्ड्रन, इज के जब तक कि आपको बच्चे के पैरामीटर्स का इल्म नहीं होगा, बच्चे की डेवलपमेंट के तकाज़ों का इल्म नहीं होगा, और जिस दुनिया में हम अभी जी रहे हैं, यानी जिस तरह के माहौल में, जिस तरह के वक्त में हम अभी जी रहे हैं, उस वक्त के तकाजे क्या है, और वो किस तरह से बच्चों को ट्रेन कर रहा है, और कौन कौन से तर्ज अमल पे वो लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तब तक होम स्कूल कर ही नहीं सकते अपने बच्चे को। हमारा होम स्कूलिंग का प्रोजेक्ट का जो वन ऑफ द मेजर एम्स है, वो यही है कि बच्चा जो है ना, वो बिना किसी प्रोपेगेंडा के, बिना किसी गंदी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी फजूल जो फोर्सफुल या अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ जो एजुकेशन सिस्टम होता है, जहाँ पर उनको स्लेव्स चाहिए होते हैं, कॉर्पोरेट चाहिए होते हैं, गुलाम चाहिए होते हैं, जहाँ पर उसकी जो फितरतन उसके जो तकाजे होते हैं उसको मस किया जाता है, उन चीज़ों से हम बच्चों को बचा सके। और जो हकीकी इल्म है, हकीकी तर्ज अमल है, हकीकी लेंस है, और सब्जेक्ट्स को देखने का जो नजरिया है, दुनिया को जो देखने का नजरिया है, इंसानियत को जो देखने का नजरिया है, वो हम डेवलप कर सके बच्चों में। वो कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, हम अपने नबी का इल्म देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा का इल्म देंगे, कुरान का इल्म देंगे, क्रिटिकल थिंकिंग उनको सिखाएंगे, उनको दुनिया का जो मैप है, या मैं ऐसे बताऊं दुनिया का जो मैट्रिक्स है, वो समझाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में जो सब्जेक्ट्स है, चाहे वो स्टेम के सब्जेक्ट्स है, सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स है, या सोशल स्किल्स के सब्जेक्ट्स है, उनको उन पैमानों पे रखने की कोशिश करेंगे जिन पैमानों से हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें पुकारा है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को बताया है कि हक क्या है, बातिल क्या है, और पैमानों से अल्लाह ताला के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे।
वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज़ को पहले ही समझ जाएँ, ताकि जो भी पेरेंट्स अभी हमारे साथ होम स्कूलिंग में आए, उनको पता हो कि हम कौन से फ्लेवर को लेके आ रहे हैं। पता हो कि हम कौन-सी फ़िलॉसफ़ी को लेके आ रहे हैं। उनको पता हो कि हम किस तरह के नज़रिए को यहाँ पर बच्चों के सामने प्रेज़ेंट करने की कोशिश करने वाले हैं। अब क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको इस्लाम के बारे में बताया जाएगा, बस इसी पे उनको रिजिड कर दिया जाएगा और जिस तरह के हमारे अभी मामलात चल रहे हैं, फिर बस ऑनलाइन का एक ऑनलाइन में जो ऑफ़लाइन हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वही हम ऑनलाइन में बनाने की कोशिश करेंगे? जी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हर तरह की फ़िलॉसफ़ी, हर तरह की साइको सोशल जो थ्योरीज़ है या फिर जो मुफ़क्किर रहे हैं, जो आइडियोलॉजीज़ रही है, वो बच्चे तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थियोलॉजी को बच्चे तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, यानी रिलिजन्स को बच्चे की तरफ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अभी जो दुनिया में मामलात है, इससे पहले जो दुनिया में मामलात रहे, उनको बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे और लॉजिकली डिकोड करने की कोशिश करेंगे हमारे बच्चों के सामने, ख़ासकर टिल ही रीच 13, 14, 15, जहाँ पर उसके सामने पूरी दुनिया के जो मैट्रिसेस हो, वो क्लियर कट हो, उसके जो फ्लॉज़ है, उसके जो कॉन्स है, वो उसको समझ आए हो, दीन क्यों हक है, हम क्यों किसी चीज़ को हक कहते हैं, किस तर्ज़ अमल पे किसी चीज़ को हक कहते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके पास हो। सो वी आर गोइंग टू गिव हिम एवरीथिंग। हम कार्ल मार्क्स को भी पढ़ाने वाले हैं, हम हीगल को भी पढ़ाने वाले हैं, हम सैमुअल जॉनसन को भी पढ़ाने वाले हैं, हम डार्विन को भी पढ़ाने वाले हैं, हम एट द सेम टाइम इब्न कसीर को भी पढ़ाने वाले हैं, हम इब्न खल्दून को भी पढ़ाने वाले हैं। So we are going to give all these flavors to our child. We are going to provide the details, the pros and cons of all these ideologies which are prevalent, which have been prevalent, जिसकी वजह से इंसानों के थॉट शेप हुए हैं। फिर उसके सामने लॉजिकली, रैशनली, डिडक्शन के थ्रू या बाकी मेथड्स के थ्रू डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या मसला है, क्यों कोई चीज़ हक है, क्यों कोई चीज़ बातिल है, किसके क्या फ़ायदे, किसके क्या नुकसान है, किस चीज़ के नुकसान उसके फ़ायदों से ज़्यादा है, ताकि बच्चा जो है ना वो किसी सर्टेन आइडियोलॉजी में रोबोट बन के बायस ना हो जाए, एक ही तर्ज़ अमल पे फिट ना हो जाए और फिर उसी को हक मानते हुए दुनिया में व्हाट डू यू कॉल इट, वो लात और घूँसे ना खाए और दुनिया में दूसरों को भी फिर तबाही पे ना डाल दे। बेहतर है कि कुशाइदगी हम बच्चों को बचपन से ही पैदा करें, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉसिबल होता है अगर आप ऑर्गेनिकली बच्चों को रेज़ करते हो। स्कूल सिस्टम में कुशाइदगी का सिस्टम आपको पता ही है ना होने के बराबर है और इस्लाम में तो कुशाइदगी हम पे लिटरली फ़र्ज़ करार दी गई है। अगर आप हुज़ूर इस्लाम की ज़िंदगी पढ़ोगे कि कितना कुशाइदा इंसान को होना पड़ता है। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया कि अपने भाई को 70 मर्तबा हुस्न ज़न दिया करो, 70 मर्तबा। हालाँकि आपको शक व शुबहात पैदा हो गए, आपके भाई ने कोई गलत हरकत की या आपको उसके बारे में कुछ पता चल गया, तो हुज़ूर इस्लाम कहते हैं 70 मर्तबा हुस्न ज़न दो उसको। सोचिए ज़रा, ये किस लेवल की कुशाइदगी, किस लेवल की ब्रॉड माइंडेडनेस, किस लेवल की टॉलरेंस या किस लेवल की दूर अंदेशी हुज़ूर इस्लाम ने प्रोपेगेट करने की कोशिश की है। वो हम कोशिश करेंगे अपने इस होम स्कूलिंग करिकुलम के थ्रू देने की। और इसी में लास्ट पॉइंट मेरा ये है, ओवरऑल हमारी जो एम और विज़न के बारे में है, वो ये है कि हम बच्चों को स्टेम में और सोशल साइंसेज़ में इस लेवल तक इंशाल्लाह लेना चाहते हैं कि बाय द एज ऑफ 15-16, जो कि हमारे 6 साल से बच्चे होंगे खासकर उनके लिए, जो कि हमारे साथ 15-16 तक इंशाल्लाह रहेंगे। तो वो कम से कम जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, जो करंट हमारा अभी स्कूलिंग का सिस्टम चल रहा है, उनसे 10 साल इंशाल्लाह आगे रहे और 15-16 साल की उम्र से वो रिसर्च करने की तरफ जाए, 15-16 साल की उम्र से वो स्किल्स की तरफ जाए, 15-16 साल की उम्र से ही वो बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ सोचने के बारे में या बड़े बिज़नेसेस की तरफ या बड़ी पॉलिटिक्स की तरफ जाने की इंशाल्लाह कोशिश करें। वो हमारी कोशिश रहेगी। बाकी ज़ाहिर-सी बात है, अगर हालात सही रहे, अल्लाह ताला की मदद हम तक रही, आप लोगों की कोऑपरेशन हुई और हम लोगों ने भी सिंसियरिटी के साथ काम किया, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सिर्फ़ जो अभी पैरामीटर्स हमने सेट किए, उस पे नहीं खड़े उतरेंगे, बल्कि उससे भी आगे इंशाल्लाह जाने की कोशिश करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द करिकुलम, और जहाँ पर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी तक ज़ाहिर-सी बात है, एक जगह पे एक ओरिएंटेशन में हमने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की थी। तो वी थॉट कि फाइनल ओरिएंटेशन इस तरह से डिज़ाइन करें कि एक जगह पे ही आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिल जाए। हम आज नेक्स्ट ले लें, आगे स्लाइड पहुँचे। सबसे पहली चीज़ इस्लामिक फाउंडेशन के बारे में। मैंने पहले ही कहा है कि हमारी जो बुनियाद रहेगी, हमारा जो सेंट्रल पिलर रहेगा, वो हमारा रब रहेगा, वो हमारा नबी रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर-सी बात है। उसी के इर्द-गिर्द ये सारा करिकुलम हमने डिज़ाइन किया है। इसमें इस्लामिक फाउंडेशन के नाम से हमने एक डिपार्टमेंट रखा है और असल में इस्लामिक फाउंडेशन प्लस कैरेक्टर बिल्डिंग है। कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में ऑलरेडी आप लोगों से डीप लेवल पे बात हुई है। कैरेक्टर बिल्डिंग में जिन लोगों के रिसोर्सेज़ हम यूज़ कर रहे हैं, वो आइस पब्लिकेशंस की है। आइस पब्लिकेशंस की जो कैरेक्टर बिल्डिंग की किताबें हैं, उनकी जो पेडागॉजी है, वो हम इंशाल्लाह उसमें यूज़ करेंगे, जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग, जहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस, जहाँ पर वर्ल्ड व्यू, या जहाँ पर ओवरऑल किरदार को रिफाइन करना, इस्लामिक तर्ज़ अमल पे फ्लेवर और फितरतन इंसान को बिल्ड करना, बच्चे को बिल्ड करना, वो हम इंशाल्लाह उनसे लेने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कशन की है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस्लामिक फाउंडेशन में मैंने आपको कहा है कि हमने इसमें अकीदा रखा है, हमने इसमें सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखी है, कुरान है इसमें, हदीस है, फ़िक़्ह है और अरबिक है इसमें। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके बच्चे को लेवल 1 से इंशाल्लाह सिखाए जाएँगे। हाँ, फ़र्क ये रहेगा कि जो बच्चा जिस ऐज में है, उस ऐज के हिसाब से जितनी समझ है या जितनी समझ में चीज़ें आ सकती है, उतनी हमने रखी है। नेक्स्ट। इसके साथ-साथ जो आगे बल्कि इसी इस्लामिक फाउंडेशन में
हमने अलग-अलग लेवल्स पे कुछ और चीज़ें ऐड करने की कोशिश की है, जैसे खुलफाए राशिदीन की जो तारीख है या उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में, इमाम हसन, इमाम हुसैन के बारे में, सहाबियात के बारे में, 5 इमाम जो हमारे मेजर हैं, उनके बारे में, 4 मेजर किताबें जो हिस्ट्री की है, इस्लामिक हिस्ट्री की, इब्न कसीर की, तबरी की, इब्न असीर की और इब्न खल्दून की, वो भी हमने इसमें इनकलकेट करने की कोशिश की है। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है ये सारा का सारा तो नहीं हो सकता है इतने ही साल में, बट येस उसके जो मेजर एस्पेक्ट्स है, कुछ मेजर डिटेलिंग है या मेजर इवेंट्स हैं, वो हमने इनमें लाने की कोशिश की है। नेक्स्ट। ओके, अब रही बात कि इस्लामिक फाउंडेशन में हम किस तरह से आगे चलने वाले हैं। अर्ली ग्रेड जो है, यानी जहाँ जहाँ पर हमारे ग्रेड 1 टू ग्रेड 5 है, वहाँ पर हम आइडेंटिटी और बेसिक जो प्रैक्टिसेज़ है दीन की, उसके थ्रू उनकी लाइफ़ को शेप करने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिटी कैसे बिल्ड होगी? अल्लाह ताला को जान के होगी, उसकी क्रिएशन को जान के होगी, उसकी नियामतों के बारे में जान के होगी। प्रॉफ़िट्स की जो स्टोरीज़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरा के इवेंट्स हैं, उनके बारे में नॉलेज देके, उनकी प्रैक्टिस करवा के, या जो अहादीस है हमारे पास काइंडनेस के बारे में, ऑनेस्टी के बारे में, आदाब के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, वो देके। साथ-साथ में प्रैक्टिस कैसे होगी? ज़ाहिर-सी बात है, नमाज़ के बारे में उनको बेसिक सिखा के, वुज़ू के बारे में, क्लीनलीनेस के बारे में, मैनर्स के बारे में, और जो कुरान की छोटी-छोटी सूरतें हैं, जिनकी तफ़सीर है, वो बयान करके, उन तफ़ासीर में जो अल्लाह ताला ने प्रैक्टिस रखी है हमारे लिए, उस प्रैक्टिस को करके, ये सारी चीज़ें हमने पहले 5 ग्रेड्स तक रखी है, जिसके थ्रू सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा तर्ज़ अमल रहेगा आइडेंटिटी, और फिर उस आइडेंटिटी की जो प्रैक्टिस है, जो तर्ज़ अमल है, जो उसको शेप करती है, उसको बिल्ड करती है, उस पे बच्चे को लेने की। हम उसको नेक्स्ट किया करें फिर। अब आते हैं आगे वाले ग्रेड, जो मिडल ग्रेड्स हैं हमारे 6 से 10 वाले के। इसमें जो अंडरस्टैंडिंग हमारी, जिस पे हमने आइडेंटिटी रखी थी, अब उसको डीपर लेवल पे जाने की ज़रूरत है। हमने अल्लाह ताला को तो इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने नबी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने दीन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उसकी ज़रूरत समझानी है कि जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, जिस बेस पे उसकी आइडेंटिटी बिल्ड की है, वो कितनी ज़रूरी है। तो ज़रूरत जो खुदा की है, नबी की जो ज़रूरत है, दीन की जो ज़रूरत है, किताब की जो ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें अब उनको सिखाई जाएगी। सीरा में हम डिटेल में जाएँगे, माइग्रेशंस में जाएँगे, कंपेनियंस में जाएँगे, सीरा के अलग-अलग इवेंट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तफ़सीर के जो लेसन्स हैं, जो रीज़निंग और रिफ्लेक्शन के थ्रू बिल्ड होते हैं, उसमें अब बच्चे को धीरे-धीरे लेके जाने की कोशिश करेंगे। अकीदा के जो एडवांस इश्यूज़ है, तौहीद की कैटेगरीज़ है, फ़रिश्ते हैं, आखिरत है, या छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं दे दूँ, अल्लाह ताला जब ईमान बिल गैब की बात करते हैं तो कहते हैं युमिनून, और जब आखिरत की बात करते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं युकिनून। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों में जो डिफरेंसेस है, इसकी जो सब्टिलिटीज़ है, इसकी जो इम्पोर्टेंसेस है, ये बच्चे तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वर्शिप के जो बेसिक फ़िक़्ह है, जो बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है, डेली लाइफ़ के जो फ़िक़्ह है, हलाल-हराम की जो तमीज़ है, उसके बेस पे जो लॉजिक रैशनल है, उस तक बच्चे को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हदीस स्टडीज़ कंटीन्यूअसली फ़ोकस करेगी, जो चीज़ें हम ओवरऑल सीरा के थ्रू, अकीदा के थ्रू और कुरान के थ्रू पढ़ा रहे होंगे, दैट इज़ कैरेक्टर, वर्शिप और बिहेवियर। साथ-साथ में बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस्लामिक एथिक्स है, घर में जो उसको एथिक्स फ़ॉलो करना है, काम में जो एथिक्स फ़ॉलो करना है उसको, उन चीज़ों की भी अब अंडरस्टैंडिंग मिडल एज से हम लाना स्टार्ट करेंगे। अब ये कैसे हम सिखाएँगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या सिर्फ़ किताबें उनके सामने रख के और जिस तरह से रटा पढ़वाया जाता है, तो रटा पढ़वा के करेंगे? जी, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने प्रॉपर्ली जो एज एप्रोप्रिएशन के हिसाब से स्टोरी टेलिंग है, डिस्कशंस है, वो रखी है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम पढ़ रहे होते हैं, जो हम सुन रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, उसकी एज एप्रोप्रिएटनेस की तर्ज़ अमल को रख के वो करवाएँगे। अच्छा, सीरा और तफसीर के लेसन्स को रिफ्लेक्शन बेस्ड करवाएँगे, कैसे करवाएँगे? डिस्कशंस बहुत ज़्यादा इनिशिएट करवाएँगे क्लासरूम में, पीयर टू पीयर लर्निंग करवाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। साथ-साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ दुआएँ ऐसी हैं, कुछ आयतें ऐसी हैं, कुछ मामलात ऐसी हैं, जिसको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, जिसको मेमोराइज़ किए बगैर कोई फ़ायदा बच्चे को नहीं पहुँचने वाला है। तो वहाँ पर मेमोराइज़ेशन का रखेंगे, साथ-साथ में क्या सिर्फ़ मेमोराइज़ेशन का रखेंगे? नहीं, उसके पीछे जो हिकमत है, उन चीज़ों को याद करने की, उनका मतलब, उसकी ज़रूरत, वो तक बच्चे को समझाएँगे। साथ-साथ में हमने क्या किया, हमने एआई जनरेटेड शॉर्ट स्टोरी वीडियोज़, एआई जनरेटेड एनिमेशंस, एआई जनरेटेड फ़ोटोज़ के थ्रू बच्चे को इस मॉडल पे लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चा जितना देख पाएगा, बचना बच्चा जितना ऑब्ज़र्व कर पाएगा और टेक्नोलॉजी को जितना बेहतर तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं बच्चे के लिए, उतना बेहतर हम करने की कोशिश करेंगे। नबियों की स्टोरीज़ हम कोशिश करेंगे, जिस तरह एनिमेशंस के थ्रू बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की, उसको और एनहांस कर सके, सीरा की स्टोरीज़ को और एनहांस कर सके, कैरेक्टर बिल्डिंग की स्टोरीज़ को, या एथिक्स की स्टोरीज़ को, या किसी और इवेंट की स्टोरीज़ को थ्रू एनिमेशन, थ्रू एआई के थ्रू बच्चों के सामने ला सके, ताकि बच्चा उसकी इमेज देखकर, जो कि बच्चे का फितरी तकाज़ा होता है उस वक़्त, उसके थ्रू सीख सके। और लास्ट में, जैसे मैंने आपको कहा, कैरेक्टर बिल्डिंग का एक अलग से हमारा करिकुलम है, जो इससे पहले आपके साथ शेयर किया गया है। अगेन आइस जो पब्लिकेशंस है, उनकी तरफ से हमने हमें वो मिला है। तो जो भी हमारे साथ पेरेंट जुड़ेंगे वो जो किताब है उनकी, वो आइस से इंशाल्लाह वो लेंगे। नेक्स्ट, अब इसमें हमारा आता है मैथमेटिक्स का अगला करिकुलम। मैं मैथमेटिक्स चाहूँगा कि जो टीचर हमारे से, वो खुद आप लोगों के साथ इस बारे में बात करे और अगले 10-12 मिनट ले ले और एक्सप्लेन करे आपको कि बच्चों को मैथमेटिक्स में और फिर कुरानिक मैथमेटिक्स में क्या-क्या चीज़ें सिखाने वाले हैं। बस यू टेक द लीड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुरू वालेकुम करते हैं हम अस्सलाम। मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक मैथमेटिक्स की, इसका करिकुलम जितना भी अभी हमने डिज़ाइन किया है, किस तरह आपने इसकी प्लेसमेंट रखी है।
और किस तरह इनको कितने लेवल्स में किस तरह डिवाइड किया हुआ है। तो नेक्स्ट स्लाइड शरिया। सबसे पहले तो हम आते हैं कि हमने इनको कितने लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले तो जो मेजर हमारे आप समझ लें कि एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे होते हैं, उन एज के हिसाब से हमने इनको लेवल 5 में रखा हुआ है, जिसमें से 6 और 7 एक लेवल में है, 7 और 8 सेकंड लेवल में, 8 to 9 थर्ड में, 9 to 10 फोर्थ में, और 10 to 11 फिफ्थ लेवल में। 11 से ऑनवर्ड्स जितने भी होंगे, एक मिनट श्रेया, 11 से ऑनवर्ड जितने भी होंगे उनके लिए जो सेपरेट जो रखने का मकसद है वो ये है कि क्योंकि उसमें हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स आ जाएगी, जो हमारी यूज़ होती है डिफरेंट फील्ड्स में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो बेसिक हर स्टेम का, मोस्टली स्टेम का जो बेसिक एक सब्जेक्ट होता है वो मैथमेटिक्स ही होता है। आप अगर किसी और स्टेम के सब्जेक्ट में चले जाएं तो मैथमेटिक्स में यूज़ होती ही होती है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट 5 लेवल में मैथमेटिक्स को उस तरह से, उसकी बेस को उस तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चा जब अगले लेवल्स में जाए या अगले स्टेम के सब्जेक्ट्स में जाए तो उसको वो चीज़ें क्लियर हो, उसको आगे जो है मुश्किलात ना पेश आए कि वो अगर हाई लेवल उसको पढ़ा दिया, टीच कर दिया, मैथमेटिक्स आ गई है या स्टेम के किसी और सब्जेक्ट में आ गई है तो उसको डिफिकल्टी वहाँ पे फेस ना करनी पड़े। यस, नेक्स्ट स्लाइड। अब समरी लेवल हायरार्की कि इनमें किस किस तरह से हमने प्लेस किए हुए हैं, ये बस एक आप समझ लें कि एक ओवरव्यू या एक शॉर्ट टॉपिक्स हैं जिसमें डिफाइन किया हुआ है कि हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बच्चे को लेकर चलेंगे। लेवल 1 में जैसे काउंटिंग आ गई है, बिल्कुल बेसिक से हम लेके चलेंगे। उसके बाद है प्लेस वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शंस और एक्सप्रेशंस। अब इन लेवल्स को इस तरह से रखने का मतलब, बिल्कुल ही बेसिक से रखने का मकसद जो हमारा है ताकि बच्चा स्टार्टिंग से ही इस तरह से सीखे, वो मकसद हमारा है इसको कुरानिक मैथमेटिक्स पे रिलेट करें। जो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कुरानिक मैथमेटिक्स से इस तरह से हम रिलेट करें ताकि बच्चे की ऑब्वियसली जब बेस स्ट्रांग होगी तो वहाँ पे जो पैटर्न्स हम कुरान के फाइंड करते हैं वो पैटर्न्स सिर्फ इस तरह से फाइंड नहीं होती हैं कि आप थ्योरेटिकली ही बच्चे को बता दो। वो हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला यूज होंगे, जो भी उनमें कैलकुलेशन यूज होंगी, वो यूज करने के बाद जो वहाँ पे पैटर्न निकलेंगे, हम चाहते हैं कि वो 5 लेवल्स जो बेसिक लेवल्स हैं पहले वो क्लियर हो जाए ताकि बच्चा उसके बाद जब वो निकाले तो उसको ये ना हो कि ये पैटर्न किस तरह से कुरान का निकला है ऑलरेडी, क्योंकि वो सब कुछ पहले से पढ़ के आया होगा, मैथमेटिक्स की बेसिक्स होती हैं, तो उसको आइडिया होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ यूज हुई है, यहाँ पे कौन सी टर्म यूज हुई है, यहाँ पे कौन सी कैलकुलेशन यूज हुई है। उसके बाद ताकि वो जब बुक तक महदूद ना रहे, वो जब एक फॉर्मूला को, एक आप समझे स्टेप्स को जब वो समझ जाएगा कुरान के उस पैटर्न को निकालने से, तो फिर वो अपने आप ही उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। फिर ये चलिए नेक्स्ट स्लाइड। जैसे यहाँ पे क्वांटिक मैथमेटिक्स की बात आ गई है जहाँ पे एज लिमिट आई है कि 9 ऑनवर्ड्स ये चीज़ शुरू होगी, क्योंकि हम स्टार्टिंग में पहले प्रैक्टिस करेंगे बच्चे को उस लेवल की चीज़ पढ़ाने की, उस लेवल की जो जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, या जितने भी कैलकुलेशंस हैं, उस लेवल पर हम उसको पहले ट्रेन करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से ट्रेन हो जाए, ताकि उसके माइंड में जितनी भी कुरानिक मैथमेटिक्स के पैटर्न है वो किस तरह से निकले, ना कि सिर्फ कुरानिक मैथमेटिक्स के पैटर्न क्या क्या है, बल्कि वो किस तरह से निकले, तो वो चीज़ ताकि उसके माइंड में फिर बैठ जाए कि ये चीज़ यहाँ पे यूज हुई है। इस तरह से इसमें रिफ्लेक्शन थ्रू नंबर्स आगे, मैथमेटिकल प्रिसीजन इन वर्सेस के इतनी ही वर्सेस क्यों है पार्टिकुलर, तो वो सारा कुछ मैथमेटिक्स से रिलेट करके एक पूरा जो पैटर्न है, बैलेंस इन द कुरान है, वो सारा मैथमेटिक्स से रिलेट किया गया। यस, नेक्स्ट स्लाइड। अब वाई इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, अब यही चीज़ है जो एक इसको मैथमेटिक्स को बाकी जो कोर्सेज हैं उनसे या बाकी मैं कहूँगा कि जिस तरह से पढ़ाते हैं सिर्फ मैथमेटिक्स से डिफरेंट बनाती है। इसमें ये चीज़ है कि बच्चा हमने अक्सर ये सुना है माँ बाप से कि हमारा बच्चा जो है वो मैथमेटिक्स में काफ़ी वीक है, उस मतलब सारे सब्जेक्ट्स उसके स्ट्रॉन्ग है, उसकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, उसकी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो बच्चा मैथमेटिक्स में हमारा वो वीक है। अब वो क्या होता है कि बच्चा उस तरह से नहीं ग्रिप कर पाता उस सब्जेक्ट को, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। अब उसमें इंटरेस्ट लेने की वजह जब नहीं होता, वो इंटरेस्ट नहीं लेता, तो उसकी वजह से वो मैथमेटिक्स में पीछे रह जाता है। अब फिजिक्स में आगे, हायर फिजिक्स में मैथमेटिक्स यूज होती है, वो वहां से भी रह जाता है। ठीक है, तो अब ये कुरानिक इंटीग्रेशन से ये होगा कि जब वो खुद सामने रिजल्ट्स देखेगा अपने कि मैं ये चीज यूज कर रहा हूँ, मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये ऑर्डर, मैं ये स्ट्रक्चर कुरान से रिलेट करके यूज कर रहा हूँ, और मुझे सामने एक किताब जो है, जो कुरान बनी हुई, जो कुरान अल्लाह ताला ने जो भेजी है, वो ऑलरेडी उसमें वो चीज इंप्लीमेंट हुई है, उसको जब सामने रिजल्ट्स नजर आएंगे, वो खुद इस चीज में इंटरेस्ट लेगा। वो फिर हायर जो मैथमेटिक्स है उसमें फिर उसको लेजी फील नहीं करेगा, सॉल्व करने में, सोल्यूशन करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम की वो लेजी फील नहीं करेगा, वो फिर उसमें इंटरेस्ट लेके उस चीज को आगे चलेगा इसकी इंटीग्रेशन के साथ साथ। इसीलिए इसको चूज किया गया, कुरानिक मैथमेटिक्स का जो एक पोर्शन है वो 9 ऑनवर्ड्स जो एज होगी उसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। तो फिर दोनों चीजें जो है वो साथ साथ लेके चलेंगे, ये नहीं है कि आप फिर सिंपल मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगी, वो फिर दोनों चीजें साथ साथ लेके चलेंगे फिर इंशाल्लाह। यस, नेक्स्ट स्लाइड। टीचिंग अप्रोच, जैसे इस्लामिक फाउंडेशन में हमने यूज़ करेंगे, जैसे अभी सरकार ने बताया कि एआई बेस्ड जनरेटेड वीडियोस जो हम यूज़ करेंगे, तो स्टार्ट में जिस तरह से बच्चा जो कैच करता है वो चीज़ें कैच करता है, वो जो आपके विजुअल्स होते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप स्किल प्रोग्रेशन में जाएंगे, उसके बाद विजुअल्स में जाएंगे हम, एआई जनरेटेड विजुअल्स में, फिर देन स्टेप बाय स्टेप उसको मास्टर करेंगे हम मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशंस में, उसके बाद इस्लामिक रिफ्लेक्शन फ्रॉम लेवल 4 ऑनवर्ड्स, और वी कैन से फ्रॉम एज 9 ऑनवर्ड्स, इसको हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट। लर्निंग रिसोर्सेज में हम जो बुक्स यूज करेंगे, देयर बी मल्टीपल बुक्स जो हम कुरानिक मैथमेटिक्स
के लिए बुक यूज़ करेंगे, दैट इज़ अल्टीमेट मैथमेटिक्स बाय अली आर फैजली, जिसमें काफ़ी सारे जो पैटर्न्स हैं और काफ़ी सारी कैलकुलेशंस के साथ हैं। अब इस बुक में ना सिर्फ आपको ये बताया गया है कि कुरान में अगर नंबर 19 है तो उसका पैटर्न क्या है, बल्कि उसको डिफाइन किया गया है कि किस तरह से नंबर 19 का जो पैटर्न है कि यहाँ यहाँ कुरान में निकल रहा है। ठीक है, इसलिए इस बुक को इंशाल्लाह हम कुरानिक मैथमेटिक्स के लिए यूज़ करेंगे। बाकी जो आपकी सिंपल मैथमेटिक्स फॉर एलिमेंट्री स्कूल और फॉर मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स है, उसमें हमारी 3 बुक्स यूज़ होंगी। जो मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स है उसमें एक ही बुक रहेगी, दैट इज़ यूटा मिडिल मैथमेटिक्स, उसके भी इंशाल्लाह वो आप लोगों को लिंक शेयर कर दिए जाएंगे। और जो बाकी उससे नीचे लेवल्स के हैं सारे, वो हम 2 बुक्स इस्तेमाल करेंगे, विच इज़ गो मैथ्स एंड कैम्ब्रिज प्राइमरी मैथ। अब इन 2 बुक्स इस्तेमाल करने का रीज़न ये है कि गो मैथ में काफ़ी बेसिक्स है ऑब्वियसली, और फिर कैम्ब्रिज में काफ़ी थोड़ा हाई लेवल का जो हमारे पास है वो कंटेंट है। तो हम इसको मर्ज करेंगे, जिस तरह अगर बच्चा जो है वो काफ़ी ईजिली गो मैथ के टॉपिक्स पिक कर रहा है, तो हम सिर्फ उसको उसी में नहीं लगाएंगे। मतलब हम रिपीट नहीं करेंगे कि आपने चलो अगर ये आता है आपको तो आप दोबारा से ये करते रहो, नहीं। हम क्या करेंगे, हम कैम्ब्रिज प्राइमरी मैथमेटिक्स से उसी लेवल का कंटेंट उठाएंगे और फिर उसको उसमें इंटीग्रेट कर देंगे कि चलो अगर ये बच्चा जल्दी पिक कर रहा है तो हम क्या करते हैं, हम फिर इसको इस लेवल पे हम करने की कोशिश करते हैं, फिर इस लेवल का इसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, एक स्टेप ऊपर हो जाएगा वो बच्चा, एक या 2 स्टेप फिर ऊपर हो जाएगा, पता चलेगा उसको कि ठीक है वो जल्दी जल्दी समझ रहा है इस चीज। यस, नेक्स्ट। इसमें बेनिफिट्स आ गए ऑब्वियसली फॉर यूजिंग बोथ सिंपल मैथमेटिक्स प्लस कुरानिक मैथमेटिक्स। उसमें जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो बच्चा जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें ये होगा रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज आपकी आएगी। वो ऑब्वियसली जब आप सिंपल मैथमेटिक्स को आप कुरानिक मैथमेटिक्स के पैटर्न फाइंड करने में आप जब लगाओगे उसको बच्चे को, जब वो खुद देख रहा होगा, ऑब्वियसली रिजल्ट देखने के बाद बच्चा जो है वो उस चीज को ज्यादा ग्रेप करता है। जब उसके सामने एक रिजल्ट होगा कि ये चीज ऑलरेडी मैथमेटिक्स से निकली हुई है, तो वो दोबारा कोशिश करेगा। ठीक है, उसकी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग पावर, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके इंप्रूव होंगे। उसके बाद इस्लामिक वर्ल्ड व्यू इंटीग्रेटेड विद लर्निंग, वो जो हमने कुरानिक मैथमेटिक्स से भी बात की, तो वो उसके साथ इसको इंटीग्रेट हुआ है। यस, नेक्स्ट। ओके, सो साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मैं बताता चलूँ कि हम इसको भी एज अ कोर्स इसमें ला रहे हैं, तो किस तरह से मतलब इसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और किस एज के लिए हम स्पेशलिस्ट को रखने वाले हैं। यस, नेक्स्ट। जो हमारा एआई का प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा। सो वो शुरू होगा 10+ ईयर्स के लिए। अब जरूरी नहीं है कि 10 साल के बच्चे को ही या 6 साल से, ऑब्वियसली हम उनको नहीं इतना, ये कोर्स इस तरह का है, ये फील्ड इस तरह की है कि हम स्टार्टिंग से ही बच्चे को ये नहीं कह सकते हैं कि चलो आप लैपटॉप खोलो और जो है वो कोडिंग टाइप करो, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये 10+ ईयर्स से स्टार्ट होगा। और 3 ईयर्स का इसको सिर्फ एक बनाया गया कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 3 ईयर्स में बच्चे को इस तरह से कंप्लीट करवाने की, या हम इस तरह से उसको ट्रेन कर दें 3 ईयर्स के अंदर अंदर। इसका हमने सिर्फ रखा हुआ है पैटर्न के वो जो है बेसिक एआई के स्किल्स जो है वो अपने पास हासिल कर ले, ताकि जब वो आगे जाए तो उसको इस चीज़ में ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी हो गया होगा और उसको फिर मुश्किल नहीं आएगी कि वो स्टार्ट से भी सारा कुछ सीखेगा। क्योंकि एआई ऐसी फील्ड है कि जिसमें आप देखते हैं कि अपडेट आती रहती है, वक्त के साथ साथ कोई न्यू चीज़ आ गई है, उसके बाद फिर न्यू चीज़ आ गई है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चा वो पीछे रह जाए। इसलिए 3 ईयर्स का ये अभी टेंटेटिव इसलिए बनाया गया है कि अभी अगर कोई न्यू चीज़ आ गई है तो एडिशनल उसमें अपने आप ही फिर हम उसको जो है वो अपडेट कर देंगे उस कोर्स को, उस पूरा जो रोड मैप है उसको हम अपडेट कर देंगे। ये नहीं करेंगे कि अगर वो पुरानी चीज़ चल रही है तो हम उसी को ही लेकर चलें। अब इसको किस तरह से, मतलब अगर हम 10+ ईयर्स की एज में है तो किस तरह से उसको जो है वो हम एआई पढ़ाएंगे। इसमें ये नहीं है कि डायरेक्ट हम उसको, जैसे मैंने भी पहले बताया, हम एक 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के बच्चे को हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि लैपटॉप खोल के जो है अपनी कोडिंग स्टार्ट कर दो, आप ये लिखो, ये कोड लिखो, ये प्रोग्राम लिखो। हम डायरेक्ट उसको ये नहीं कह सकते, ऑब्वियसली वो बच्चा, उसको भी नहीं पता। तो हम स्टार्ट करेंगे सिंपल लॉजिक पजल से, विजुअल कोडिंग से और गेम से। जो विजुअल कोडिंग मतलब कि आपके जो पहले से ही या तो कोड बने होते हैं, उसमें आपका सपोज करें कि एक आपकी गेम बनी है, एक स्नेक वाली गेम आप समझ लीजिए, कोई भी आप गेम ले लेते हैं, ठीक है। अब वो गेम बनी है, वो बच्चा देखते हैं, आप उसको बताएंगे कि इस गेम को किस तरह से चलाया गया है। स्टार्टिंग से इसको विजुअल, जैसे एआई जनरेटेड वीडियो से उसको बताएंगे कि किस तरह से जो है ये स्टार्ट, सॉरी जी, तो मतलब किस तरह से ये गेम बनी है स्टार्ट से, और किस तरह से इसके आपके लॉजिक बन रहे हैं, इसके लेवल्स जो आप पास करते हो तो किस तरह से हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुअली हम इंट्रोड्यूस करते रहेंगे लैंग्वेजेस जिसमें यूज होती हैं, उसके ऑब्वियसली एआई है, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट उसमें होते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग से मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट उसके क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब वो हायर स्टेम की फील्ड में जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी जैसे मैंने बताया कि ये बेस होती है मैथमेटिक्स जो है हर स्टेम के सब्जेक्ट की, तो लाइक एआई में भी यूज ही मोस्टली मैथमेटिक्स होती है। तो सिंपली उसके जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम सिंपल कॉन्सेप्ट जो वो पहले पढ़कर आ चुका होगा, वो फिर हम यहाँ पे उसको इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ऑब्वियसली विजुअल एक्सप्लेनेशन जो है मशीन लर्निंग डीप लर्निंग की, उसके बाद मिनी प्रोजेक्ट्स जो है वो करता रहेगा साथ साथ, दैट इज फॉर कि वो आगे की जब वो पहुंच जाएगा एज में, मतलब लंबी जब एज में पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर वो हम इसको ये सारी चीज़ इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। यस। ओके, सो व्हाट स्टूडेंट विल लर्न ओवर 3 ईयर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में हम किस तरह से उसको सिर्फ बताएंगे कि किस तरह से वो चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है, किस तरह से आपकी गेम डेवलपमेंट हुई है, आप गेम्स जो खेलते हैं, आप जो चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, वो किस तरह से उसमें एआई का यूज़ हो रहा है। तो वो सारी एआई जनरेटेड वीडियोस से हम इंशाल्लाह उसको बताने की कोशिश करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। लॉजिक बिल्डिंग ईयर 1 में होगी हमारी, बेसिक कोडिंग ये ईयर 1 का आ गया। ईयर 2 में हम स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रोजेक्ट्स में, जैसे अब बच्चा इमेज और वीडियोस को ज़्यादा जल्दी पिक कर, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट ही हम उससे ले लेंगे
कि हमने इमेज डिटेक्ट करनी है कि देखो ये जो आपका प्रोग्राम है या ये जो आपका अभी हमने एक मॉड्यूल बनाया, ये मॉडल बनाया है, तो ये किस तरह से इमेज डिटेक्ट करता है, मतलब किस तरह से, देखो ये आपका, हमने इसको नाम नहीं बताया लेकिन फिर भी देखो किसने इस तरह से आपका नाम जो है वो डिटेक्ट कर लिया। ठीक है। अब ईयर 3 में, थर्ड ईयर में ये चीज चेंज हो सकती है। अभी जो लेटेस्ट चीज जो चल रही है दैट इज जनरेटिव एआई, ऑटोमेशन। ये दो चीजें वो हैं कि जो अभी एआई के कोर्स में लेटेस्ट चल रही हैं। इसमें अभी कोई आगे इंप्रूवमेंट कह लें या कोई लेटेस्ट और चीज नहीं आई है, अभी सबसे लेटेस्ट ये है। तो ये थर्ड ईयर में हम इंशाल्लाह उसको फिर ट्राई करेंगे कि इस चीज से उसको एंगेज करें, क्योंकि ये मोस्टली ये ऑटोमेशन वो चीज़ है कि जो आगे भी जाके दुनिया में ऑटोमेशन ही होने वाली है, हर चीज़ ऑटोमेट हो जाएगी। तो इस चीज़ में फिर हम उसको लाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से भी ये अगर आगे कोई न्यू चीज़ अगर आएगी तो इंशाल्लाह फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। बट फॉर नाउ ऑटोमेशन इज आवर मेन एम, कि हमने बच्चों को किसी तरह ऑटोमेशन और जनरेटिव एआई यहाँ तक हमने उसको लेके आना है। यस, नेक्स्ट। ओके, अब एक जो क्वेश्चन आता है माइंड में ऑब्वियसली वो ये है कि इतनी अर्ली एज में एआई क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बच्चों को। बच्चे की एज ही क्या होगी कि वो एआई समझ सके, बच्चे की एज ही क्या होगी कि उसको हम कहे कोडिंग करे। तो अगर हम देखें ना, तो ये सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि दुनिया में हर जगह जो लोग नहीं कर रहे हैं इस एआई की फील्ड में, जो न्यू से न्यू इन्वेंशन, जो न्यू से न्यू आपकी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, वो आ ही इसी वजह से रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही बच्चा वो चीज़ें पिकअप करता है। अब मैंने जैसे बताया कि ये मकसद नहीं है 10 ईयर से स्टार्ट करने का कि हम उसको कहेंगे कि लैपटॉप लेके कोडिंग स्टार्ट कर दो, नहीं। मेन मकसद हमारा ये है कि उसको इस चीज से हमने रिलेट करवाना है, उसको इस चीज से हमने इंट्रोड्यूस करवाना है कि ये चीज है और आगे जाके किस तरह से इंप्लीमेंट हो रही है, ये अभी आपकी लाइफ में किस तरह से इंप्लीमेंट हो रही है। इससे क्या होगा, इससे उस बच्चे का इंटरेस्ट देखेंगे कि क्या उस चीज इस चीज में एआई में उसका इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड है, उसको आगे लेके चलेंगे ऑब्वियसली। ये नहीं है कि जब वो बच्चा 18-19 ईयर्स का हो रहा है उसको एआई का इंट्रोडक्शन ही तब करवाया जा रहा है। वो उस वक्त सीख रहा है कि अच्छा एआई भी कोई चीज है। स्टार्टिंग से ही करवाने का मकसद ये है कि उसका इंटरेस्ट बाहर निकलेगा, उसको खुद भी पता चलेगा कि उसका इंटरेस्ट इस चीज में है या नहीं है। ऑब्वियसली ये फील्ड ऐसी है कि इसमें आपकी जो स्टडी है वो काफी मैटर करती है और डीप इंट्यूशन आपकी इस चीज में काफी मैटर करती है। तो इंशाल्लाह मेन एम इसको इंट्रोड्यूस करवाने का ही फिर ये है कि ताकि वो आगे जो है वो इजीली इसको लेके चल सके। यस, नेक्स्ट। ऑलराइट, जज़ाकल्लाहु खैरन नवाज। मैथमेटिक्स और एआई को जो पढ़ाने का तर्ज अमल है वो यही है कि बच्चे में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है वो कर सके। बच्चे के जो न्यूरॉन्स है उसके जो कनेक्शंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा एस्टेब्लिश करके उसको स्ट्रेंथन कर सके, जो मोस्टली पॉसिबल होता है थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, थ्रू एआई ड्रिवन पैटर्न्स। तो उसको उसके 2 फ़ायदे हो जाएँगे। एक तो बच्चे की डेवलपमेंट जो अर्ली एज में वो हो जाएगी इंशाल्लाह उसके ब्रेन की। साथ-साथ में जिस तरह से दुनिया अभी चेंज हो रही है और दुनिया की जो आगे जाके रिक्वायरमेंट्स होने वाली है और जिस तरह के जॉब्स क्रिएट होंगी, जिस तरह की सर्विसेज़ क्रिएट होंगी, जिस तरह की बिज़नेस क्रिएट होंगे, उनका उसका एक सेंस पहले से ही एआई के थ्रू बिल्ड करवा सकें इंशाल्लाह रहमान। अब अगला जो सब्जेक्ट है हमारा वो है केमिस्ट्री का एंड सर शुएब अगर यहाँ पर है तो विल आस्क हिम टू कम फॉरवर्ड एंड मेक अस अंडरस्टैंड कि वो केमिस्ट्री में क्या लेके आने वाले हैं फॉर आवर किड्स। शुएब आप को मैंने होस्टिंग दी है, यू कैन जी अनम्यूट। जी, चलिए अस्सलाम वालेकुम। Regarding the field of chemistry, let us start our presentation with a very basic question जो हर किसी लर्नर का अप्रोच होता है towards any science। पहले तो अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बेसिक क्वेश्चन ये होगा कि हम क्यों केमिस्ट्री पढ़े, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल यूजेस क्या है, राइट? क्यों हम केमिस्ट्री पढ़े? सो आई वुड लाइक टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन अ सिंपलर वे कि केमिस्ट्री की अगर आप प्रैक्टिकल यूजेस देखें, आप अपने अंदर देखें तो आपको केमिस्ट्री नजर आएगी। देयर आर अ लॉट ऑफ रिएक्शंस दैट आर ऑनगोइंग इनसाइड योर ओन बॉडी। द सम टोटल ऑफ ऑल ऑफ दोस रिएक्शंस वी कॉल इट मेटाबॉलिज्म। चाहे आपके अंदर हार्मोन्स हो, चाहे आपके अंदर न्यूरोकेमिस्ट्री हो, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर जो है ना रिवर्स इंजीनियर होता है। तो छोटे से न्यूरोकेमिकल्स, छोटे से न्यूरो, उसकी वजह से आपका बिहेवियर शिफ्ट होता है, चेंज होता है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। आप अपने अंदर देखें, वहां पे केमिस्ट्री है। आप बाहर देखें, आप जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें देखते हैं, जहां कहीं भी मैटर देखते हैं, वहां पे केमिस्ट्री है। चाहे घर में आप खाना बना रहे हैं, चाहे जिन बर्तनों में आप खाना बना रहे हैं, चाहे कहीं भी आप कंस्ट्रक्शन देखें, आपने कपड़े पहने हैं, आप जिन टैबलेट के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर है, जो भी मोबाइल फोन है आपके पास, जिसके ऊपर आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री हर किसी जगह, जहां कहीं भी मैटर है वहां केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री ऐसे समझ सकते हैं कि इट्स अ सेंट्रल ब्रिज दैट एक्चुअली ब्रिजेस टू मेजर फील्ड्स ऑफ साइंस। एक तो बायोलॉजी, दूसरा फिजिक्स। ओके, सो अगर हम अगेन बायोलॉजिकल वर्ल्ड में देखें, जैसे हमारी बॉडीज है, हमारी बॉडी बाहर से एक बायोलॉजिकल बॉडी है, लेकिन अंदर ये सोली एंड सोली फोकस्ड है, बेस्ड है केमिस्ट्री के ऊपर। चाहे प्लांट्स को देखें आप, वहां पे जो प्लांट्स खुद अपना खाना बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या जो हम खाना खाते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो एक केमिकल प्रोसेस है। दस कंक्लूडिंग दिस, केमिस्ट्री हर किसी जगह है। आपको एक राइट लेंस चाहिए कि जहां कहीं भी मैटर है वहां केमिस्ट्री केमिस्ट्री है ही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब अगर ये जो फील्ड ऑफ केमिस्ट्री है, राइट, इतना खूबसूरत साइंस है,
करंट स्कूल सिस्टम के अंदर इसको कैसे पढ़ाया जा रहा है, जैसे अभी गाबित सर डिस्कस कर रहे थे कि बिल्कुल एक इनऑर्गेनिक अप्रोच है, बच्चे की नफ्सियात के बिल्कुल एंटी पढ़ाया जा रहा है। सोल फोकस किसके ऊपर है? मार्क्स के ऊपर, ग्रेड्स के ऊपर, सारे के सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स। आई हैव बीन थ्रू दिस जर्नी एंड आई नो हाउ मच ऑफ अ ब्यूटीफुल साइंस इट इज, लेकिन बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं होता केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि वो इनऑर्गेनिक अप्रोच, वो गलत अप्रोच जिसकी वजह से केमिस्ट्री को अप्रोच किया जाता है। आप ये ट्रेंड रोटली मेमोराइज कर लो, आप ये याद कर लो, वो याद कर लो, विदाउट द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, विदाउट गेटिंग लेटिंग स्टूडेंट्स नो द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो करंट स्कूल सिस्टम के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल टोटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेंस के थ्रू इस साइंस को पढ़ाना, उसके बाद वो बच्चा इस केमिस्ट्री की तरफ नजर भी नहीं देता, या फिजिक्स की तरफ, या बायोलॉजी की तरफ। इट्स ऑल अबाउट द होल साइंस, जो कि करंट स्कूल सिस्टम की मेथोडोलॉजी है। चाहे उनका करिकुलम है वो रिजिड एंड आउटडेटेड करिकुलम, उसके those teachers out there, they don't let their students think outside the box, outside of that curriculum. तो एक मेजर प्रॉब्लम है जो करंट स्कूल सिस्टम के अंदर है, जहां पे केमिस्ट्री एज अ साइंस इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। नाउ दिस वेरी सेम प्रॉब्लम हम इसको कैसे टैकल करने वाले हैं, हमारी क्या डिफरेंट मेथोडोलॉजी रहने वाली है एट सीरावर्स एकेडमिया। जी नेक्स्ट स्लाइड। पहले ये समझ लें कि जो करंट स्कूल सिस्टम है वहां पे, एज आई सेड अर्लियर, द होल फोकस, utmost focus is upon the examination part, the grades part. conceptual clarity के ऊपर उतना ज्यादा फोकस है ही नहीं कि बच्चे की क्यूरियोसिटी इस साइंस के अंदर आ जाए, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है इस साइंस के अंदर, कोई इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, नहीं। सो द सोल फोकस इज आउट देयर ऑन द एग्जामिनेशन पार्ट। एंड फर्दरमोर when we talk about the lens, the methodology जिसके थ्रू अप्रोच किया जाता है केमिस्ट्री को, that's the atheistic perspective. बिल्कुल एथिस्टिक पर्सपेक्टिव को के थ्रू केमिस्ट्री को पढ़ाया जाता है। when we talk about the creator, okay, Quran is actually somewhat a word of God, and this whole creation, it's a work of God. So हो ही नहीं सकता कि कुरान और ये whole creation जो है, जो creational science है, वो in accordance ना हो। So what I'm trying to tell you is that बच्चे की या मुस्लिम बच्चे की नफ्सियात जो है ना, वो पहले दिन से ही वो हाई सेल्फ एस्टीम वाला मुसलमान बच्चा, या वो आइडेंटिटी के अंदर उसके ये लेंस आ जाए कि केमिस्ट्री और बीइंग अ मुस्लिम, इसके अंदर स्टडिंग केमिस्ट्री, स्टडिंग साइंस और एक मुसलमान होने के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। इस्लाम और कुरान और साइंस से कोई अलग अलग चीजें नहीं है। इनफैक्ट कुरान इज द फाइनेस्ट वे टू लुक एट द फील्ड ऑफ साइंस। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द जनरल डेफिनेशन अबाउट द साइंस, साइंस की डेफिनेशन बिल्कुल इट्स अ जेन्युइन एफर्ट फॉर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट। सो ये डिफरेंट मेथोडोलॉजी है जो करंट स्कूल सिस्टम के अंदर है। अनलाइक द करंट स्कूल सिस्टम, हमारी मेथोडोलॉजी बिल्कुल क्लियर है कि मुस्लिम माइंडसेट के थ्रू केमिस्ट्री को अप्रोच करने वाले हैं। दूसरा जो हमारा करिकुलम है, अनलाइक द करंट स्कूल सिस्टम, हमारा करिकुलम 9 मेजर लेवल्स के ऊपर डिवाइडेड है। जो पहली 2 लेवल्स होंगे वो बिल्कुल फाउंडेशनल लेवल्स होंगे, फाउंडेशनल लेवल्स ऑफ साइंस, जहां पे हम बच्चे को मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू पूरी की पूरी क्रिएशन को एग्जामिन करने की अटमोस्ट लेंस देंगे, राइट। फर्दरमोर साइंस के अंदर उस बच्चे की क्यूरियोसिटी आ जाए, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए रिगार्डिंग द साइंस। ये पहली 2 लेवल्स होंगे जहां पे साइंस को हम बिल्कुल विजुअल्स के थ्रू, इलस्ट्रेशंस के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप कराने की कोशिश करेंगे। आफ्टर द 3rd लेवल टिल द 9th लेवल, जो पहले मॉड्यूल्स होंगे वहां पे स्पेसिफिकली हम केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, सिमिलरली फिजिक्स, सिमिलरली बायोलॉजी। जो पहले मॉड्यूल्स होने वाले हैं केमिस्ट्री में आफ्टर द 3rd लेवल टिल द 9th लेवल, वो पहले मॉड्यूल सोली फोकस रहेंगे ऑन द साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पार्ट। पहले साइंस क्या है, साइंस की हिस्ट्री, कैसे टाइम टू टाइम डेफिनेशंस ऑफ साइंस चेंज होती रही, और आज के करंट वर्ल्ड में हम साइंस को कैसे समझते हैं, साइंस की करंट डेफिनेशन क्या है और क्या वो चैलेंजेबल है, राइट। और कैसे साइंटिफिक मेथोडोलॉजी क्या है, कैसे साइंस आज के जमाने में किसी भी फेनोमेनन को अप्रोच कर रहा है, किसी भी डिस्कवरी को अप्रोच कर रहा है, और वो अप्रोच सही है कि गलत है। हमारा सोल फोकस ये रहेगा कि हम बच्चे को साइंटिफिक थिंकिंग बच्चे के अंदर इंड्यूस करा सके। उसके बाद फिर जब हम केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसका जो मेजर रिसोर्स पार्ट है वो हमने टॉप इंटरनेशनल बोर्ड से इन्फ्लुएंस होकर बनाया है। रिसोर्सेज हमारे पास कैम्ब्रिज, IGCSE, OL लेवल्स, हमारे पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के जो टॉप करिकुलम्स हैं उनको रिफाइन करके हमने अपना सीरोवर्स एकेडमिया का केमिस्ट्री करिकुलम बनाया है। सिमिलरली हमारे पास जो अदर रिसोर्सेज है फॉर हायर लेवल्स, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, वहां पे लिटरली बच्चा आफ्टर द 9th लेवल, our students will be literally equipped with all of those possible concept, understanding and knowledge कि वो हमारे बच्चे किसी भी प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम को टैकल करने के लिए रेडी होंगे। बट हमारा फोकस एग्जाम बेस्ड नहीं होगा, ऑल्दो हम एसेस करेंगे बच्चों को, उसकी एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी रहेगी, बट हमारा फोकस अगेन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर रहेगा। हमारा फोकस कुरान के थ्रू हम केमिस्ट्री निकालें, कुरान के थ्रू हम बच्चे को केमिस्ट्री समझाएं। ऑल्दो जो मेजर एकेडमिक पार्ट है उसको भी हम काउंटर करेंगे, उसको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाएंगे, बल्कि उससे वे बेटर जो फॉर एग्जाम्पल करंट स्कूल सिस्टम के अंदर पढ़ाया जा रहा है। द क्वेश्चन इज सिंपल कि मेजॉरिटी टाइम्स कुछ पेरेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि क्या यहाँ पे इस केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर जो करंट स्कूल सिस्टम के अंदर पढ़ाया जा रहा है क्या यहाँ पे मिसिंग है? द आंसर इज वेरी सिंपल, वो मिसिंग नहीं है, बल्कि वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा अलॉन्ग विद अदर मेजर कॉन्सेप्ट जो बच्चे को जरूरी है, ताकि आपका बच्चा केमिस्ट्री की फील्ड में अप टू डेट रहे।
आफ्टर द 9th लेवल आपका बच्चा लिटरली नोबल विनिंग रिसर्च को समझ पा रहा हो, राइट, और कोई भी प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन उसको रेडीली क्रैक कर सके। ओके, एंड लास्टली द थिंग दैट इज यूनिक अबाउट इट इज अगेन कि जो हमारी कुरानिक साइंस सेक्शन है, जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री पार्ट हम बच्चों को पढ़ाएंगे, इसमें जो हिस्ट्री ऑफ द फेमस इस्लामिक साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर, हमारे मुस्लिम बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आए, वो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो कि दैट कुरान बीइंग अ मुस्लिम एंड अप्रोचिंग साइंस, दीज आर नॉट somewhat different things, ये एक ही चीज है, because this whole science is again a genuine effort for trying to understand the creation of Allah. Okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा, and this is all about our curriculum. आपके साथ curriculum share कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। Regarding the questions, we'll take questions at the end of this session इंशाल्लाह। नेक्स्ट जी टॉपिक सही जी, ये हो गया, ओके ये हो आगे गया, बढ़े आगे बढ़े जी जी, प्रेजेंटेशन हो गई एक्चुअली। शरिया आगे बढ़े शरिया जी बस यहाँ पर रुके बैक करे सोशल साइंसेस पे जी सीओवर्स में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारी फाउंडेशन रखता है व्हेन इट कम्स टू इनफैक्ट जो कि हमारा एक पिलर बनता है बहुत बड़ा पिलर बनता है सपोर्टिंग पिलर बनता है व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक वर्क जो कि हम बच्चों के साथ करते हैं वो है हमारा सोशल साइंस का करिकुलम सोशल साइंस का डिपार्टमेंट या सोशल साइंस का सब्जेक्ट जिसको हमारे नवीद से लीड कर रहे हैं मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ और मैं इसको जेन्युइनली मानता हूँ इस बात को कि अगर पहले तो कंपैरिजन है नहीं नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज में दोनों इंपॉर्टेंस रखते हैं दोनों को कंपेयर करना सही नहीं रहता है गलत बात है बट फिर भी अगर आप किसी तर्ज अमल पे हरदर्मी की वजह से कंपेयर कर भी ले और बोले कि नहीं दोनों में से किसकी इंपॉर्टेंस हम रखें तो मैं तब भी कहूंगा कि सोशल साइंस की जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी नेचुरल साइंसेज की इंपॉर्टेंस नहीं है इसके पीछे प्रूफ क्या है इसके पीछे लॉजिक रैशनल क्या है मेरा इसके पीछे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इसके पीछे दुनिया के सोशल स्ट्रक्चर से दुनिया की हिस्ट्री है तारीख है जो कि इस चीज़ की गवाह है हुजूर अलैहि सलाम जब आए तो केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी नहीं पढ़ाई थी हालांकि केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमें पता है ताकत तो पकड़ेंगे ही हमारे बच्चे केमिस्ट्री के थ्रू फिजिक्स के थ्रू बायोलॉजी के थ्रू साइकोलॉजी के थ्रू इवन साइकोलॉजी सोशल साइंस में रखते हैं बट फिर भी पकड़नी तो ताकत इन्हीं सब्जेक्ट्स के थ्रू है लेकिन हुजूर अलैहि इस्लाम ने पहले इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ाया बल्कि बाद में भी आपको पता होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पढ़ाई है हुजूर अलैहि इस्लाम ने हमें नहीं मिलती है एक्सटेंसिवली फिजिक्स एक्सटेंसिवली केमिस्ट्री एक्सटेंसिवली बायोलॉजी अहदीस से सो किया क्या हुजूर अलैहि इस्लाम ने हुजूर अलैहि इस्लाम केम एज अ सोशल साइंटिस्ट बिकॉज उनको पता था सोशल सेटअप जब सही होता है किसी कौम का किसी मुआशरे का इन सारे सेटअप्स को एक सही आइडियोलॉजी पे रखना सही तर्ज अमल के थ्रू वो स्पेस देना जिसमें ये सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर हो सकते हैं बल्कि चल कर सकता है इसमें इंसान बहुत आसान हो जाता है तो इसलिए सोशल साइंसेज इतनी बड़ी चीज है कि सोशल साइंसेज शेप करती रहती है कंटिन्यूसली इन सब्जेक्ट्स को क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ इसका एक और प्रूफ है हमारे पास राइट नाउ अभी जिस जो सिस्टम हम पे नाफिज है पूरी दुनिया में जो कि एजुकेशन सिस्टम को चला रहा है बल्कि पिछले 200 सालों से लगभग जो नाफिज है जो कि एजुकेशन सिस्टम को लीड कर रहा है एजुकेशन सिस्टम को सोर्स कर रहा है फंड कर रहा है और उसको उसको उसके स्टैंडर्ड सेट कर रहा है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके रखवाले रिलीजन को नहीं मानते अब रिलीजन को या अगर मानते भी है तो रिलीजन को बड़ी पर्सनल सी चीज मानते हैं कि किसी काली कोठरी में आपने टेक लगा दिया सजदा कर लिया या आपने कोई दो चार जिक्र कर दिए तो बस इतना ही रिलीजन का काम है बाकी रिलीजन का और कोई काम नहीं है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सेक्युलर लाइफ में या जो अपनी पब्लिक लाइफ में वो चीजें मानते हैं जो उनके बिलीफ सेट्स है जो कि एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अभी चल रहा है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे नाफिज है वो नेचुरल साइंसेज पे नाफिज है मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कल को जाके अफ्रीका की कोई कंट्री जो कि बहुत पिछड़ी हुई कंट्री हो जिनके बिलीव्स बहुत पिछड़े हुए हो वो अगर दुनिया में गालिब आ जाए वो अगर दुनिया को कंट्रोल कर ले तो हमारे जो नेचुरल साइंसेज होंगे वो उनके सोशल साइंसेज के हिसाब से होंगे सोशल साइंसेज में क्योंकि वो कुछ टाइप के गॉड्स में बिलीव करेंगे या कुछ टाइप की थ्योरी में बिलीव करेंगे किसी टाइप की एवोल्यूशन में बिलीव करेंगे आपको पता चलेगा पूरी दुनिया की नेचुरल साइंसेज अब उनके सोशल साइंस के हिसाब से चल रही है सोशल साइंसेज इतनी इंपॉर्टेंट चीज है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बल्कि मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं अभी हमारे बच्चे जो एजुकेशन सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करते हैं जिस एजुकेशन सिस्टम से गुजरने की कोशिश कर रहे होते हैं डिग्रीज के लिए मार्क्स के लिए वो भी इसलिए क्योंकि हमारे सोशल सिस्टम ने बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रखी होती है वो इसलिए क्योंकि सोशल सिस्टम में फिट होने के लिए नौकरी पाने के लिए या किसी और तर्ज अमल में चलने के लिए वो चीजें जरूरी है तो सोशल सिस्टम डिसाइड करता है इन सारे सब्जेक्ट्स को इस सोसाइटी के मेकअप को सोसाइटी में वो जो स्पेस चाहिए होती है किसी सब्जेक्ट को एक्सप्लोर होने की या बाकी सारी चीजों की इट्स डिसाइडेड बाय सोशल साइंस मोस्टली मोस्टली तो इतना इंपॉर्टेंट है सोशल साइंसेज इसीलिए मैं अभी यहाँ पर नवीद सर को बुलाता हूँ लेट नवीद कम फॉरवर्ड एंड लेट हिम टॉक अबाउट कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि हम अपने सोशल साइंस के करिकुलम में इंशाल्लाह रखने वाले हैं नवीद मैंने आपको को होस्ट बना दिया यू कैन कम फॉरवर्ड एंड अनम्यूट योरसेल्फ जी जी जज़ाकल्लाहु खैर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। जी, गाबित सर ने पहले ही सोशल साइंस के बारे में आपको एक जिस्ट दिया है, ठीक है। हमने भी इससे पहले भी सोशल साइंसेस के हवाले से एक डिटेल डिस्कशन किया है। ऑलमोस्ट 2 ढाई घंटे का डिस्कशन रहा। वो अवेलेबल है हमारी यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि समराइज करने की हमारे अप्रोच के हवाले से, और इसी एक स्लाइड में आपको एक पूरा समराइजेशन करने की कोशिश करता हूं कि आप इसी एक स्लाइड में पूरा सोशल साइंस का स्ट्रक्चर समझ लें। प्लीज रेफ्रेन फ्रॉम टेक्सटिंग प्लीज। हाँ प्लीज, अभी गौर से सुनिएगा। रेफ्रेन फ्रॉम टेक्सटिंग प्लीज। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आप इस एक स्लाइड को प्लीज गौर से सुनिएगा विद अनडिवाइडेड फोकस, ताकि आपको एक पूरा स्ट्रक्चर समझ आए कि हम सोशल साइंस के बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा सेशन इससे पहले रहा, उसमें हमने वाई के बारे में डिस्कस किया कि वाई सोशल साइंसेस, हाउ सोशल साइंसेस, व्हाट इज सोशल साइंसेस। तो इसके बारे में हमने एक डिटेल डिस्कशन करा, दोहराने की कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद भी आपके सामने गाबित सर ने अभी पूरा एक जिस्ट दिया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कुछ ब्लड पॉइंट्स को मेंशन करने की, ताकि आप समझ पाए व्हाट सोशल साइंसेस इज ऑल अबाउट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखें, इसमें जो हमारा अप्रोच है वो हमने 3 इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करा है कि पूरा सोशल साइंस का स्पेक्ट्रम आपके सामने नजर आए। उसमें से जो पहला अप्रोच है वो है कंसेप्चुअल हायरार्की। दूसरा इंस्ट्रूमेंट, टू बी मोर अप्रोप्रिएट, हमने जो यूज करा है वो क्रिटिकल थिंकिंग है। और तीसरा इंस्ट्रूमेंट विच इज वैल्यू बेस्ड लर्निंग। अब ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स क्या है आप समझ जाएंगे तो पूरा आपको एक होलिस्टिक पिक्चर आपके सामने आएगी व्हाट सोशल साइंसेज इज ऑल अबाउट। और जो हमारी एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रही है सोशल साइंसेज, उसका स्टैंडर्ड क्या है। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं ये है क्या ये। हाँ प्लीज, इसी पे रहिए। जी अप्रोच के हवाले से रहिए बस। जी, तो ये जो अप्रोच में हमने कॉन्सेप्चुअल हायरार्की रखा है, इसको अगर मैं आसान एग्जाम्पल में, आसान भाषा में, इसे आसान लफ्जों में बयान करूं, तो हमने करिकुलम को ऐसे डिजाइन करा है, ऐसे फ्रेम करा है, जिसमें हमने सबसे ज्यादा जोर बच्चे की ग्रोथ पे करा है। लेकिन ग्रोथ मैं कह रहा हूं, मैं एज नहीं कह रहा, तो फोकस कीजिए इस पे। मैं बच्चे की ग्रोथ पे के बारे में बोल रहा हूं। हमने इसमें सबसे ज्यादा फोकस बच्चे की ग्रोथ पे करा है, यानी उसका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, मॉरल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ। यहां सिर्फ एज ही के बारे में बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये इनएविटेबल है, सोशल साइंस से ग्रोथ मांगता है जब आपके सामने सोशल स्ट्रक्चर्स क्लियर हो। अगर एक बच्चे की एक फाउंडेशनल ग्रोथ ना हो, एक बुनियाद ना हो, वो सोशल पेडेस्टल, सोशल यूनिट्स को समझ ही नहीं पाए। ये सबसे पहला प्रीरिक्विजिट है, यानी बच्चा खुद एबल हो, खुद उस लायक हो कि वो सोशल कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करे। इसीलिए हमारे किसी भी फील्ड में जाएंगे आप थ्रू द ग्लोब, आप सोशल साइंस को एट द बेसिक लेवल आप कहीं नहीं पाएंगे। इसके लिए प्रीरिक्विजिट्स है कि बच्चा थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअली मच्योर हो, इमोशनली मच्योर हो, फिजिकली मच्योर हो, तब जाके वो सोशल साइंस के पेडेस्टल्स को समझ पाए। ठीक है, तो ये सबसे पहला उसूल हमने यूज करा है, जिसमें हमने अपने सोशल साइंस के स्ट्रक्चर को फ्रेम करा है। अब इसी को बेस बना के हमने पूरे सोशल साइंस के करिकुलम को हमने 8 लेवल्स में फ्रेम करा है। वी हैव डिवाइडेड द होल सोशल साइंस करिकुलम इनटू 8 लेवल्स। उसमें से सबसे पहला ग्रुप जो है, जिसमें हमारे इनिशियल क्लासेस होंगे, इनिशियल लेवल्स होंगे फ्रॉम 1 to 3, फाउंडेशनल लेवल्स होंगे। उसमें हम जो सोशल साइंस में हम कंक्रीट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, हम फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, हम गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं, हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका एक प्रैक्टिकल मॉडल क्या है, उसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे बच्चे के सामने। उसको फैमिली इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन बेसिक नॉमेनक्लेचर से। फैमिली आप किसे समझते हैं, बेसिक नाम लेंगे कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम फैमिली समझते हैं, उससे यह तस्वर होना चाहिए कि यह फैमिली। आप सोसाइटी को कैसे देखते हैं अपने लेंस। तो इसमें बेसिक फाउंडेशनल लेवल्स क्लियर होंगे, ताकि बच्चा समझ पाए, उसे कम से कम इंट्रोडक्शन होनी चाहिए नामों के बारे में, वो अवेयर हो सोसाइटी किसे कहते हैं, गवर्नेंस किसे कहते हैं। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज रहेगा, वो हमारा प्रोग्रेशन लेवल रहेगा। प्रोग्रेशन लेवल, इसमें हम सोशल साइंस को इंटीग्रेटली बच्चे को सिखाएंगे। वो क्या हुआ, आप देखें, हमने अभी जाके फॉर एग्जांपल आपके सामने सोशल साइंस एक स्पेक्ट्रम है, उसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है जिसे आप सिविक्स कहते हैं, कल्चर है, एनवायरमेंट है, ज्योग्राफी है। हमने अभी कोई बाइफिकेशन, कोई डिवीजन नहीं किया। यहां हम इंटीग्रेटली बच्चे को सिखाएंगे, और इसमें डोमिनेट रहेगा ज्योग्राफी।
वो मैं क्यों कह रहा हूं ज्योग्राफी सबसे डोमिनेट क्यों रहेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज में? इसकी दो वजह है। सबसे पहली वजह यह है कि इसके पैरेलल में जो हमारे स्टेम सब्जेक्ट्स है, आपका मैथमेटिक्स है, आपका साइंस है, आपका बायोलॉजी है, सबसे ज्यादा सोशल साइंस में जो सबसे ज्यादा एफिलिएटेड डिसिप्लिन है नेचुरल साइंसेस के हवाले से, स्टेम सब्जेक्ट्स के हवाले से, वो हमारा ज्योग्राफी है। तो एक तो ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करना उसके लिए आसान होगा क्योंकि वो वहां से पैरेलल में स्टेम सब्जेक्ट्स पढ़ रहा होगा। और उसके साथ साथ सोशल साइंस खुद डिमांड करता है, एक प्रीरिक्विजिट्स में है कि बच्चे को सोशल स्ट्रक्चर्स से पहले दुनिया की लोकेशंस क्लियर हो, ज्योग्राफिकल बेसिक फाउंडेशनल क्लियर हो, उसके सामने फाउंडेशंस क्लियर हो। ग्लोब किसे कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स क्या है, ओशंस क्या है, कौन सा वेस्टर्न वर्ल्ड कहलाता है। जब हमारे टेक्स्ट बुक्स में वेस्टर्न वर्ल्ड आता है हमें तो नजरों से ओझल होता है। हमें समझ आना चाहिए वेस्ट है क्या। हम ओरिएंटलिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो ये ओरिएंटलिज्म है क्या। हम फैमिली स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, इसमें स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं, वो स्कूल ऑफ थॉट जिन्होंने दिया वो किस रीजन से बिलोंग करते थे। तो इसीलिए दो रीजंस बनते हैं, इसलिए हमने हमने अपने ट्रांसफॉर्मेशन फेज में ज्योग्राफी को डोमिनेट किया। और थोड़ा बहुत बेसिक तारुफ कराएंगे उनके बारे में, पॉलिटिकल एजुकेशन के बारे में, गवर्नेंस होगा, सिविलाइजेशंस होंगे हिस्ट्री के हवाले से, और उसके बाद हमारे टर्मिनल यूनिट्स होंगे। उस टर्मिनल यूनिट्स में टर्मिनल लेवल पे हमने पूरे स्पेक्ट्रम को अब डिसिप्लिन्स में डिवाइड करना है। हिस्ट्री अलग से ले ली जाएगी, ज्योग्राफी का अलग डोमेन होगा, कल्चर का अलग डोमेन होगा, एनवायरमेंट का अलग डोमेन होगा। अब जो इंटीग्रेट मॉडल था उसको डिवाइड किया जाएगा बिटवीन डिफरेंट डिसिप्लिन्स, एक पूरा स्पेक्ट्रम खोल दिया जाएगा सबके सामने। तो इस पेडेस्टल को यूज करके हमने एक अप्रोच फ्रेम करा है जिसे हम कंसेप्चुअल हायरार्की कहते हैं, ताकि बच्चा फाउंडेशन से लेकर पूरा टर्मिनल यूनिट तक एक स्पेक्ट्रम को मेंटेन करे, एक अम्ब्रेला को मेंटेन करे कि पूरा सिलेबस उसे ग्रैस्प हो। तो ये था हमारा कंसेप्चुअल हायरार्की। तो आगे देखते हैं हमारे पास ये क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, इसमें क्या हमने यूज करा है, ये हमने इंस्ट्रूमेंट यूज करा है व्हाइल फ्रेमिंग आवर सोशल साइंस करिकुलम। इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेट रहेगा और सबसे ज्यादा फोकस रहेगा परसेप्शन बिल्डिंग पे। क्या है ये परसेप्शन बिल्डिंग? देखिए हमने आपने देखा होगा, आप हमारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी पढ़ लिया तो हो गया सोसाइटी, लेकिन इसकी परसेप्शंस भी तो है। एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसे कहते हैं फंक्शनलिज्म, वो सोसाइटी के फंक्शंस पे बात करता है। सोसाइटी कैसे चलती है, एक ऑप्टिमिस्टिक लेंस से सोसाइटी को देखती है। हाँ, मैरिज का ये फंक्शन है, फैमिली का ये फंक्शन है, गवर्नेंस का ये फंक्शन है, एक ऑप्टिमम लेंस, ऑप्टिमिस्टिक लेंस। उसके अपोजिट में हमारे पास एक पेसिमिस्टिक लेंस भी है जिसे जिसे कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं। उसे मेजॉरिटी में लीड करते हैं हमारे कार्ल मार्क्स, जिसे आप पूरा मार्क्सिज्म थॉट से जानते हैं। वो हमेशा पेसिमिस्टिक लेंस यूज करते हैं while revealing the social values in society। एक्सप्लॉइटेशन क्यों है, क्लास कन्फ्लिक्ट क्यों है, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। तो हम इन स्कूल ऑफ थॉट के परसेप्शंस को रिवील करेंगे। हमारे पास एक आइडिया है जिसे हम ओरिएंटलिज्म कहते हैं, यूरोसेंट्रिक अप्रोच है, पूरी दुनिया को देखने का नजरिया। फॉर एग्जाम्पल एनलाइटनमेंट है हमारे पास, रेनेसा है, हमने रेनेसा को देखा तो हमने नजर आया कि ये पूरी दुनिया गुप अंधेरे में थी और अचानक एक रोशनी आ गई। लेकिन ये रोशनी कहीं थी मौजूद कि खाली यूरोप में ही आया। इसे हम कभी भी एक यूरोसेंट्रिक लेंस के बिना क्यों नहीं देखते? इसके लिए हमें सोशल थॉट को पढ़ना बहुत जरूरी है। उस सोशल थॉट में हमारे पास एक सीरीज रहेगी, बिल्कुल हम एंशिएंट से स्टार्ट करेंगे मॉडर्न तक। एंशिएंट में हमारे पास डोमिनेट रहेगा ग्रीक फिलोसफी, ग्रेट फिलोसफर्स इन द फॉर्म ऑफ सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ग्लूकोन, जेंट्स ऑफ ग्रीक फिलोसफी। इन्होंने अपना नजरिया पेश किया दुनिया के सामने, और जिससे पूरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो मैच्योर फील्ड है, मैच्योर फेज है, वो डेवलप हुआ। लेकिन उसकी बुनियाद ग्रीक फिलोसफी बनी। ये एम्पिरिसिज्म के मानने वाले, कंस्ट्रक्टिविज्म के मानने वाले, सोशल पेडेस्टल्स पे बात करने वाले, इनकी बुनियाद तो ग्रीक फिलोसफी थी। जब हमने ग्रीक फिलोसफी को ही नहीं पढ़ा तो हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे बता सकते हैं दुनिया के सामने कि हमारा भी एक नजरिया है, इनका भी एक नजरिया है। इस प्लुरलिस्टिक आइडियोलॉजी में हम अपना नजरिया कैसे पेश करें जब हमने कभी ग्रीक फिलोसफी को पढ़ा ही नहीं? तो उसके बाद अगर हम मिडिवल फेज में जाएंगे, हमारे पास मिडिवल थॉट में कौन डोमिनेट करेगा? रिलीजियस थॉट प्रोसेस, चाहे वो क्रिश्चियन स्कॉलस्टिसिज्म हो, चाहे वो मुस्लिम थिंकर्स हो, उन्होंने डोमिनेट किया। इसीलिए हम इस फेज में थिंकर का ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, हम फिलोसफी पे ज्यादा फोकस नहीं करते। और ये थिंकर और फिलोसफर में क्या फर्क है?
जो हमारे पास सोशल साइंस के स्टूडेंट अगर होंगे कोई, वो फर्क कर पाएंगे इसमें क्या है फर्क बिटवीन फिलोसोफर एंड थिंकर। आई इसीलिए थिंक जी जी सॉरी नवीद, उसके बाद परमिशन नहीं है किसी के पास अनम्यूट करने की। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जी जी उसके बाद हमारे पास एक फेज रहेगा मॉडर्न थॉट के हवाले से। इस मॉडर्न थॉट में हम रीसेंट थिंकर्स को रिवील करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। पोस्ट मॉडर्न आइडियोलॉजी क्या है? हमारे पास मॉडर्निज्म आया, लेकिन इसके क्रिटिसिज्म भी तो आए, जिसे हम पोस्ट मॉडर्निज्म से जानते हैं। रेडिकल स्केप्टिसिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, नोशंस ऑफ फेमिनिज्म क्या है, व्हाट्स रेडिकल फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, सोशल फेमिनिज्म, कल्चरल फेमिनिज्म। ये पोस्ट मॉडर्न चैलेंज है हमारे सामने। नियो कॉलोनियलिज्म, वेस्टर्नाइजेशन। हमने मॉडर्नाइजेशन को रिप्लेस किया वेस्टर्नाइजेशन से। इस चीज को हमने स्टडी करना है। अच्छा, हम रेगुलर स्कूल्स में कैपिटलिज्म तो पढ़ लिए, लेकिन क्या एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ कैपिटलिज्म कभी पढ़ा? इस लेंस से कभी कैपिटलिज्म को देखा, रिवील करा, एक्सप्लोर करा? हाउ कम्युनिज्म इज एन यूटोपियन आइडिया, इस परसेप्शन से कभी कम्युनिज्म को पढ़ा? व्हाट इज कम्युनिज्म ये तो सबको पता है, बट हाउ कम्युनिज्म इज एन यूटोपियन आइडिया? व्हाट इज द नोशन ऑफ कंज्यूमरिज्म? व्हाट इज द नोशन ऑफ मटीरियलिज्म? तो इससे हम बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे, ताकि उसके अंदर भी क्वेश्चनिंग एटीट्यूड पैदा हो, वो भी बता सके दुनिया में मेरी पोजीशन क्या है। जो भी प्रिकंसीव डॉक्ट्रिन्स है उनको वो चैलेंज कर पाए, अपना नजरिया पेश कर पाए। तो इस परसेप्शन से हम बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे। उसके बाद एक और अप्रोच हमने इसमें यूज करा है, विच इज वैल्यू बेस्ड लर्निंग। क्या है ये वैल्यू बेस्ड लर्निंग? देखें, एक मुस्लिम थिंकर रहे हैं बाय द नेम इब्न खल्दून, आपने सभी ने नाम सुना होगा। उन्होंने जब इस नॉलेज को देखा, परखा, तो डिविजन लाए दुनिया के सामने। उन्होंने डिवाइड किया पूरे नॉलेज को, नॉलेज ऑफ बॉडीज, बिटवीन नॉलेज ऑफ बॉडीज एंड नॉलेज ऑफ फिलोसफी, जिसे आप सोशल साइंस कहते हैं। पूरी नॉलेज को दो दो हिस्सों में तकसीम किया। उन्होंने खुद नाम दिया इसे, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करी, इल्मुल अदियान एंड इल्मुल अबदान। ये दो उन्होंने कनोटेशंस यूज करे वाइल डिस्कसिंग नॉलेज। बाइफरकेट किया नॉलेज को बिटवीन नॉलेज ऑफ द बॉडीज। इस नॉलेज ऑफ द बॉडीज में आपके पास नेचुरल साइंस के हवाले से जो सब्जेक्ट्स है वो सामने आते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोफिजिक्स हो। उन्होंने देखा जो हमारे पास डिवाइन रेवलेशन है इन द फॉर्म ऑफ कुरान, ऑथेंटिक प्रोफेटिक ट्रेडिशंस जो हमारे पास है, जब हम उसको देखते हैं और नेचुरल साइंस को देखते हैं, हमें कोई तजाद नजर नहीं आता, जिसके बारे में अभी सर शुएब डिस्कस कर रहे थे। अल्लाह ताला के कानून और अल्लाह ताला के इस कायनात में फर्क कैसा? अब इंसान उसी को स्टडी करता है, तो वहां वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं पाता। लेकिन उसके अपोजिट में जब हम सोशल साइंस को देखते हैं, फिलोसफी को देखते हैं, यहां तो कंट्रडिक्शन ही कंट्रडिक्शन है। अल्लाह कुछ और कहता है, इंसान कुछ और कहता है। तो उन्होंने एम्फेसाइज करा, अगर हम जिंदगी बदल सकते हैं तो सोशल साइंस के जरिए बदल सकते हैं। टू बी वेरी क्लियर, इट्स लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन। जिस चीज में कंट्रडिक्शन है ही इंसान और अल्लाह ताला के निजाम में, वो सोशल साइंसेस है। और इसमें कभी हमने रेवलेशन पर्सपेक्टिव से कभी देखा? इसमें इसमें हमने कभी रेवलेशन इंटीग्रेट करा? ये रेवलेशन किसे कहते हैं? रेवलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी खोजा इस सोशल साइंस को? ह्यूमन राइट्स पढ़ लिया हमने, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बट व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ इस्लाम रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स? इस कंपेरेटिव मॉडल को यूज करेंगे एक्सप्लोर करने में, ह्यूमन एनाटॉमी को, ह्यूमन सिविलाइजेशन को, एंशिएंट से लेकर मिडवल तक और मिडवल से लेकर मॉडर्न तक। इस सारे फेज में जाएंगे और इस परसेप्शन से हम सोसाइटी को रिवील करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और इसी में हमारे पास, इस वैल्यू बेस्ड लर्निंग में ही हमारे पास आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। व्हाट आर लेबर राइट्स, व्हाट आर माइनॉरिटी राइट्स, व्हाट इज जेंडर डायनेमिक्स। ये सारी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपके सामने भी वजाहत हो जाए हक क्या है, ना हक क्या है। कल्चरल प्लूरलिज्म एक कॉन्सेप्ट है। इस कल्चरल प्लूरलिज्म से मुझे एक मॉडल जहन में आ रहा है। आपने नाम सुना होगा एंडलूसिया के बारे में, जो हमारे पास यूरोप में मॉडर्न नेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें हम स्पेन डिस्कस करते हैं। स्पेन के बिल्कुल साउदर्न पेनिनसुला है एक, जिसे हम एंडलूसिया कहते हैं। अंदलुस जिसे समझते हैं आप, उर्दू या अरबिक टर्मिनोलॉजी में उसे अंदलुस कहते हैं।
एंडालुसिया एक मॉडल रहा है दुनिया तारीखी इंसानी का जो बेहतरीन नमूना है, डाइवर्सिटी का, प्लुरलिज्म का, जहां हर एक इंसान अपने पीक ऑफ सिविलाइजेशन में रहा, मैच्योरिटी के हवाले से, चाहे वो ज्यूस हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो। दुनिया ने कभी इस एंडालुसिया मॉडल को स्टडी नहीं करा। ये एंडालुसियन मॉडल है क्या? हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसीलिए सीरावर्स एकेडमिया एक यूनिक बनाता है अपने करिकुलम को लेकर। यूनिक है, आप खुद में एक यूनिक एकेडमिया है रेस्ट ऑफ द मॉडल्स जो फॉलो करते हैं हमारे सोशल साइंसेस के हवाले से। वहां जैसे गाविद सर ने अभी कहा, वहां तो जो जिनका उसमें अपना परसेप्शन डोमिनेट रहता है वो परसेप्शन आपके सामने रखते हैं, लेकिन आपके सामने मकासद कुछ और है, तस्वुर कुछ और है कामयाबी का। और इसी को हम मॉडर्न लेंस से देखते हैं, जिसे हम कॉन्सेप्ट देते हैं रिलेटिविटी ऑफ रैशनैलिटी। व्हाट इज दिस रिलेटिविटी ऑफ रैशनैलिटी? आपकी कामयाबी को कुछ अलग मयार है, मेरी कामयाबी को कुछ अलग मयार है। आप जिंदगी को अलग नजरिए से देखते हैं, मैं जिंदगी को अलग नजरिए से देखता हूं। इसी में हम एथिकल मॉडल्स को रिवील करेंगे। एथिकल मॉडल्स में हम अलग अलग मॉडल्स को देखेंगे। यूटिलिटेरियनिज्म कैसे दुनिया को देखता है, उनका एक नजरिया है। अगर मेजॉरिटी प्रिंसिपल सर्व होता है तो हम कामयाब है। हक से कोई गर्ज नहीं, व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग। आपको थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा होगा क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप देखें जब आपका बच्चा एट द एज ऑफ 15 ये सारे कॉन्सेप्ट समझ चुका होगा, आप देखें अपने टाइम से वो कितना आगे होगा। तो तो ये हमने कुछ अप्रोच रखे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे हैं वाइल फ्रेमिंग आवर सोशल साइंसेस करिकुलम। अब उसके साथ साथ आप इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एक डिटेल सेशन करा है इसके हवाले से, बिल्कुल 2-2.5 घंटे का सेशन पड़ा है। और एक सॉलिड रिव्यू आप ले सकते हैं, जो हमारे पास सोशल साइंसेस के स्टूडेंट हैं उनसे ले सकते हैं आप, एक जिस्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो काफी टाइम भी हुआ, आपके क्वेश्चंस भी लेने हैं, तो मैं जरूरी समझता हूं कि इतना यहाँ पे काफी है। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम माय एंड। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन सर नवीद। जी सर। मैं अभी प्रेजेंटेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। जो हमारे साथ पेरेंट जुड़े हैं उनके साथ ऑलरेडी हमने नेक्स्ट वीक एक मीटिंग रखी है, तो जाहिर सी बात है उनके साथ सारे करिकुलम शेयर किए जाएंगे, आउटलाइन शेयर की जाएगी, सिलेबस के तौर पे किताबों का जो हमारे पास लिस्ट है, कौन सी उनको परचेज करनी पड़ेगी, कौन सी हम यहाँ से एज PDF दे देंगे उनको। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह उनके साथ तो बात होगी। साथ साथ में मैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये भी बता दूं कि हमने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रखा है पेरेंटिंग के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पर अभी तक जो मेजर मेजर चीज़ें हैं रिगार्डिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके जो एस्पेक्ट्स है, पेरेंटिंग मेथडोलॉजीज, पेरेंटिंग टेक्निक्स, पेरेंटिंग स्टाइल्स, और करंट जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में हमें जो इश्यूज फेस हो रहे हैं, वो इंशाल्लाह सारे पेरेंट्स तक पहुंचाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। वी हैव अ साइकोलॉजिस्ट टू हमारे साथ, मैम लीना, जो कि पेरेंट्स के साथ एंगेज करेगी। मैं खुद पेरेंट्स के साथ एंगेज रहूँगा, बच्चों के साथ इंशाल्लाह एंगेज रहूँगा, और जो भी एस्पेक्ट्स है जिनके थ्रू हम आपका जो होम स्कूलिंग का सफ़र है वो बेहतर कर सकते हैं और आसान कर सकते हैं या सिंपल बना सकते हैं, हम उसकी ज़रूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह रहमान। तो एक अलग सा डिपार्टमेंट रहेगा। एक और अलग डिपार्टमेंट है, वो है सोशल स्किल्स का, जिसका मैंने पीछे भी ज़िक्र किया है कुछ ओरिएंटेशंस में, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमने सोशल स्किल्स डिज़ाइन की है, ताकि जो सबसे बड़ा डर होता है कि बच्चा घर में रहेगा तो सोशल स्किल्स कैसे सीखेगा, तो सोशल स्किल्स है क्या? कौन-कौन सी सोशल स्किल्स है? सोशल स्किल्स क्यों ज़रूरी है? कौन से 12 पैरामीटर्स या सब डिपार्टमेंट्स हैं सोशल स्किल्स के, जो कि एक बच्चे को आने चाहिए टू मेक हिम अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन व्हेन इट कम्स टू सोशल लाइफ। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हमने उसमें रखी है। वो भी इंशाल्लाह आप तक पहुँचाई जाएगी, बच्चों तक पहुँचाई जाएगी, आप उसकी प्रैक्टिस कराओगे। लेकिन अगेन एंड अगेन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं हज़ार मर्तबा कहूँगा, जो काम आप खुद कर सकते हो बच्चे के साथ, वो हम ऑनलाइन बेस पे नहीं कर सकते हैं। हम फैसिलिटेटर्स रहेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइप से जो हम तक एफर्ट्स है वो हम देने की कोशिश करेंगे। बट ज़िम्मा पेरेंट्स को खुद भी लेना पड़ेगा। पेरेंट्स को खुद भी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। पेरेंट्स को बच्चे की एंगेजमेंट के बारे में, बच्चे की फिजिकल हेल्थ के बारे में, या बाकी जो तर्ज़ अमल है उनके मामले में बच्चों के साथ हसास रहना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल बच्चा ग्रो हो सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हम इस्लामिक फाउंडेशन में कोई आपको प्रैक्टिस देते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग में कोई प्रैक्टिस आपको देते हैं, सोशल स्किल्स में आपको कोई प्रैक्टिस देते हैं, मेक श्योर कि आप वो आपके बच्चे के साथ प्रैक्टिस करोगे, घर में वैसा माहौल क्रिएट करोगे, क्योंकि जब तक घर में वैसा माहौल क्रिएट नहीं होगा, जब तक आप बच्चे के सामने उसकी उसका मॉडल नहीं रखोगे, उसकी एग्जाम्पल के थ्रू लीड नहीं करोगे, तब तक बच्चा वो कभी भी इनकलकेट पूरी तरह से नहीं करेगा, बल्कि उल्टा हो जाएगा। बच्चा जो है ना वो डिसोनेंस में जाएगा, और फिर तो अल्लाह ही बचाए कि आपने और हमने मिलके किस तरह की बर्बादी डाली है उस बच्चे पे। सो अब अगर आपकी कोई भी सवालात है, आप हैंड रेज़ कर दें, हम आपके सवालात लेने के लिए इंशाल्लाह तैयार हैं। सो यू विल बी अलाउड वन बाय वन टू अनम्यूट योरसेल्फ। सो पहले कौन है? पहले उम्मे मोहम्मद। जी मैम, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
सर मैंने अपनी 2 बच्चियों को एडमिशन दिलवाई है आपके कोर्स में एकेडमी में। एक 10 साल की है और एक 7.5 साल की है। और मैं तकरीबन 4.5 साल से होम स्कूलिंग खुद कर रही हूँ अपने जितना मुझे आता है। तो मैंने अपने बलबूते पर सीरा जो है ये सब हल्का-फुल्का पढ़ाया हुआ है। नहीं मैम, जो आपकी बच्ची की एज है 10 साल की, तो ज़ाहिर-सी बात है जो 10 साल के बच्चे के अंडरस्टैंडिंग के लेवल्स है, जो कि स्टैंडर्ड्स है, वो हम उसमें रखेंगे। हम ज़ाहिर-सी बात है बेसिक काउंटिंग तो नहीं सिखाएँगे 10 साल के बच्चों को, जो कि व्हिच अगेंस्ट द डेवलपमेंट। तो आपके बच्चे के हिसाब से, उनकी लेवल के हिसाब से चीज़ों को हम रखेंगे। हाँ, कोई कंसेप्ट होगा जो पीछे छूट गया होगा या जो समझ नहीं आया होगा, वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि बच्चे को वो भी इंशाल्लाह सिखाया जाए। बस ये इस चीज़ का ख़्याल रखें कि बच्चे पे जो है ना वो ज़ोर ना पड़े, बच्चे पे बोझ ना बन जाए लर्निंग। क्योंकि जिस दिन ये बोझ यही बन गई मसला है लर्निंग सर। उस पे, तो फिर उस दिन बच्चा जो है ना वो फिर रिजेंटमेंट दिखाए, बल्कि रेजिस्टेंस दिखाएगा लर्निंग पे, और वो फिर अलग-अलग फॉर्म्स में आएगी। वो फिर सिर्फ पढ़ाई की फॉर्म में नहीं आएगी, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं करेगी, वो मल्टीपल सब्जेक्ट को अफेक्ट करेगी। तो मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूँ कि बच्चे पे उतना ही बोझ डालें, जितना कि बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोथ के लिए भी प्रेशर पॉइंट ज़रूरी होते हैं। उससे ज़्यादा ना डालें कि वो रिटार्ड होना स्टार्ट हो जाए। तो इवेंचुअली यू विल हैव टू मेक दैट कॉल, बट मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप उनके साथ, अगर वो कम से कम मैथमेटिक्स कर रही है, तो वो कंटिन्यू करने दें उनको फिलहाल, बिकॉज़ दे हैव ग्रेट सर मुस्तफा अगर उनको वहाँ पर सिखा रहे, तो it will be great opportunity for her to explore this field into deeper lens, इंशाल्लाह। जी सर, और अरबिक का पूछना था कि अरबिक भी है इसमें? वो जी, अरबिक जी की मैम, अलग अरबिक से भी है इसमें। क्लास ले रही है तो वो मैं स्किप करवा दूँगी बीच में। जी, जी मैम, अरबिक भी हमने इसमें रखा है। अरबिक बेसिक से लेके ग्रामर, फिर आगे जाके लिटरेचर, वो हम इसमें रखने वाले हैं। बट हमारे पास बस फ़ायदा ये है, अभी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है अरबिक को सिखाने की। हम आराम से 3-4 साल में, कम से कम 4 साल में अरबिक के जो बेसिक्स है, अरबिक की जो फाउंडेशंस है, तकल्लुम है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बच्चे को देंगे। फिर अगले 1-2 साल में ग्रामर के साथ उसको रैप अप करके लिटरेचर की तरफ लेके जाएँगे इंशाल्लाह। बिकॉज़ अरबिक एक ऐसी जर्नी है जो आपको 1-2 साल, 3 साल में यू नो मुकम्मल नहीं आप कर सकते। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। वो भी अगर आप रेगुलर हो, तब जाकर आप 4-5 साल में मुकम्मल कर सकते हो। जी। जी, जज़ाकल्लाह खैरन। नेक्स्ट है हमारे अली साहब। जी सर, प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ। Assalamu alaikum. Rabit, how are you? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, you say sir. Alhamdulillah. Brother, I'm really excited. MashaAllah, you're doing a great job. And my wife is also doing this urban empowerment. Really helps her a lot. MashaAllah. I hope you continue your journey in a more better manner. आप लोग जो ये स्टार्ट कर रहे हो माशाल्लाह दैट्स वेरी नाइस. आई होप यू फाइंड द बेस्ट टीचर्स, क्योंकि सोर्स कोड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मतलब मैंने अपने बच्चों को एनरोल करवाया था व्हेन इट स्टार्टेड अराउंड 2 years बैक फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री ऑन द अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री अभी तक उनका स्टार्ट नहीं हुआ है. एंड आई होप दैट कि आप लोग जो है वो इस चीज़ को थोड़ा मैनेज कर लो. और ओरिएंटेशन क्लास वाज वेरी नाइस माशाल्लाह, एंड आई होप दैट गोज ऑन एंड ऑन फॉर इयर्स एंड इट गेट्स बेटर. मुझे प्लीज़ ये 2 क्वेश्चन पूछने थे कि एक तो ये कब स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज़ आई एम रियली हैप्पी दैट इट विल स्टार्ट सून, आई होप. सेकंड क्वेश्चन इज़ दैट कि इंटरव्यूज़ कब होंगे बच्चों के कि उनको आप वैल्यू कर सकें किस क्लास में इसको आपने डालना है. All right, Jazakallah khairan for your prayers. Obviously, we know the biggest problem we'll face is the problem of teachers. उससे बढ़कर कोई और प्रॉब्लम हमें फेस नहीं होने वाली है। बाकी होंगी बट दे विल बी मैनेजेबल। बट टीचर्स की ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो बहुत ज़्यादा हड़दम मचा देती है पूरे एकेडमिया में। उसके लिए व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कि हम हमारा जो पहला बैच है इसमें सिर्फ कोर मेंबर्स हमें एंगेज करेंगे बच्चों के साथ, जो कि सीरा वर्ड्स के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ऑफिशियल कोर मेंबर्स से। तो वो रहेंगे इंशाल्लाह। साथ-साथ में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर हमें कोर मेंबर्स से हट के कुछ 1-2 मेंबर्स को लेने की ज़रूरत पड़ी है, बट उनकी ट्रेनिंग होगी। जो भी टीचर्स इंशाल्लाह हमारे यहाँ आएँगे, जिस तरह बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, पेरेंट्स को ट्रेन किया जाएगा, टीचर्स को के वो भी इंशाल्लाह ट्रेन किया जाएगा। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कि हम हमारे पास जो भी टीचर्स आएँगे, वी विल ट्राई टू पे गुड सैलरी, ताकि वो स्टिक रहें हमारे साथ। क्योंकि सबसे बड़ा मसला टीचर्स को सैलरी का ही आता है। सो विल ट्राई टू पे बियॉन्ड जो हमारे लिमिट्स है। अगर जेब से भी इंशाल्लाह पे करना पड़े उनको, तो कोशिश करेंगे कि जेब से भी हम उनको पे कर दें, एज़ लॉन्ग एज़ दे आर कॉम्पिटेंट एंड दे कैन मेक आवर किड्स कॉम्पिटेंट इंशाल्लाह। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, हमारी एनरोलमेंट्स अभी चल रही है। हमने 20th तक इसको एक्सटेंड किया अभी हमारी एनरोलमेंट्स को, बिकॉज़ वी वांट टू रीच आवर मार्क, ताकि सारी चीज़ें ईज़िली चले इंशाल्लाह रहमान। तो 20th तक अभी हमारी पेरेंट्स के साथ मीटिंग होने वाली है अभी अगले हफ्ते। तो नेक्स्ट वीक से आप मान के चलिए 20th के बाद जो बच्चे हैं उनकी प्रोफाइलिंग इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। और क्लासेस होपफुली पेरेंट्स और सारे बच्चों के साथ जैसे एंगेजमेंट्स हमारी खत्म होती है विद इन पीरियड ऑफ 14-15 या मे बी 20 डेज, हम स्टार्ट कर देंगे बाय फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ इंशाल्लाह जनवरी। उससे पहले प्रोफाइलिंग और पेरेंट्स के साथ डेटा लर्निंग डेटा गैदरिंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह रहमान। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर. गुड लक, एंड इफ यू नीड एनी टाइप ऑफ सपोर्ट हेल्प आई एम देयर फॉर यू. Yeah, definitely, inshallah. I'll ask Hamas कि वो आपके साथ नंबर शेयर करे. You'll get in touch with him, then we'll get in touch regarding all these matters, जी inshallah. जी
इंशाल्लाह डोंट वरी हमास इनके साथ नंबर शेयर कर दे, ठीक है, एंड मेक श्योर यू गेट इन टच विद हिम हमास एंड यू मेक अस मीट ईच अदर ऑनलाइन जी इंशाल्लाह कर दूंगा। इंशाल्लाह। अच्छा एक और अनाउंसमेंट है सबके लिए, फॉर नाउ वी आर टेकिंग किड्स जो कि उर्दू स्पीकिंग है, ऑलराइट, जो कि मतलब देसिस्तान हमारे सब कॉन्टिनेंट के बच्चे और मिडिल ईस्ट में है जो कि उर्दू अच्छे से समझ पाते हैं। इंग्लिश भी ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू केटर, बट अभी बायलिंगुअल हम मोस्टली केटर करने वाले हैं। तो जो यूरोपियन ऑडियंस है हमारी, इंशाल्लाह अभी उनकी हम रजिस्ट्रेशंस नहीं ले रहे। उसमें बस मसला ये है कि पहला बैच है हमारा, वी वांट टू गिव आवर बेस्ट, हम अपना फोकस अभी किसी और चीज़ की तरफ डाइवर्ट नहीं करना चाहते। सो दिस फर्स्ट बैच इज ओनली फॉर बायलिंगुअल स्टूडेंट्स, उसमें भी जिनकी फ्लुएंसी उर्दू में रहेगी इंशाल्लाह रहमान। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल। नेक्स्ट है हमारे सना जी मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर, सर मैंने यही आपसे पूछना था, जो अभी आपने बात की है कि आप वेस्ट से बच्चे नहीं ले रहे हैं, तो मैंने अपने बेटे को करवा दिया है होम स्कूलिंग में। तो आप मुझे ये कंसर्न है कि आप उसे नहीं लेंगे। हम आपके इसका स्टार्ट होने का अगस्त से वेट कर रहे थे। आपने इस बात को पहले नहीं मेंशन किया कि आप वेस्ट से बच्चे नहीं लेंगे ना, तो हाँ, अब आपने बिल्कुल अब एंड टाइम पे ये डिसाइड किया है कि आप लोग नहीं लेंगे, तो अब ये बच्चा आपके बच्चे की उम्र क्या है? 9 इयर्स। उर्दू समझ आती है उनको? जी उर्दू समझ आती है। बोल पाते हैं? जी बोलते, मेरे साथ घर में उर्दू ही बोलते हैं। बस फिर कोई मसला ना ले, आप टेंशन ना ले, फिर हो जाएगा। मैंने कहा ना उर्दू स्पीकिंग, एज लॉन्ग एज उर्दू वो बोल पाते हैं, इंग्लिश को हम इंशाल्लाह केटर कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बस ये है कि ओनली इंग्लिश स्पीकिंग जो है ना उनको हम अभी नहीं ले सकते। ओके सर, जज़ाकल्लाह खैरन सर। बारकल्लाह फीक। नेक्स्ट है हमारे ओके रियाज अहमद जी, सर अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी पहले भी बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी 2 बेटियों ने ज्वाइन किया आपके साथ। Okay. मुझे कंसर्न अपनी बड़ी बेटी के लिए है क्योंकि वो 12 साल की है और ऑल्दो इंशाल्लाह वो ठीक कर रही है स्कूल में, बट स्टिल मैं आज आपके ये करिकुलम वगैरह जब मैंने देखा तो उसमें मुझे लगता है जैसे मैथमेटिक्स है और सोशल साइंस वगैरह है, अगर वो हायर लेवल पे ज्वाइन करती है तो कुछ आपके पास कैच अप सेशंस हैं कि थोड़ा सा पुश करके उनको हम, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही समझ ना पाए उस लेवल को जिस लेवल में वो जाएगी। नहीं सर, पहली चीज तो हम ओबियसली सब्जेक्ट वाइज उनको प्रोफाइल करेंगे, हम देखेंगे कि बच्चा सब्जेक्ट वाइज किस लेवल पे है, कितने कंसेप्ट उसके क्लियर है। और जाहिर सी बात है, मैंने जैसे पहले ओरिएंटेशन में कहा है, पेरेंट्स को हम अपनी तरफ से राय देंगे, अपनी तरफ से कुछ डेटा देंगे जिसके थ्रू हम बताएंगे कि बच्चे को किस लेवल में प्लेस करना चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपकी बच्ची को 4th में प्रेफर करना चाहिए, हम हो सकता है कहें कि नहीं 3rd में आप कर दे, वो बेहतर रहेगा, या 5th में आप कर दे, शायद वो बेहतर रहेगा। बट इवेंचुअली वो कॉल पेरेंट्स को करनी पड़ेगी। रही बात अगर कोई कंसेप्ट है जो कि पुराना रह गया है, अभी तक समझ नहीं आया है और हमारे यहाँ वो एडवांस है, तो आवर टीचर्स विल मेक श्योर कि हर कोई बच्चा जितने भी क्लास में इंशाल्लाह रहेंगे उनको बेसिक कंसेप्ट्स और वो जो कंसेप्ट्स अभी पढ़ाना चाहते हैं उस लेवल में, उसके लिए जो प्री रिक्विजिट्स है वो क्लियर कर दे, चाहे वो 1-on-1 करने की कोशिश करे या ग्रुप लेवल पे करने की कोशिश करे। सो उस बारे में टेंशन ना ले। जी बस मेरा वही था कि मतलब इंशाल्लाह वो कर तो लेगी, वो मतलब एक लेवल पे जिसमें वो सेट हो गई और उसने एडमिशन कर लिया, और लेकिन अगर बाद में हमें पता चले कि ये वाले इसके कंसेप्ट उतने क्लियर नहीं है तो कुछ स्पेशल कैचअप वगैरह सेशन वगैरह अगर वैसे हो तो बेटर होगा। जी मैंने कह दिया ना आपको, 1-on-1 सेशन इंशाल्लाह करेंगे, और जाहिर सी बात है बाद में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा इंशाल्लाह, वो इसलिए क्योंकि हम पहले से ही आपको असेसमेंट्स दिया करेंगे आपके बच्ची की ग्रोथ के बारे में, उनकी क्लास में इंटरेक्शंस के बारे में, असाइनमेंट्स में कितनी फ्लुएंट है वो या कितनी एबल है वो, उसके बारे में जी आपको सर। कंटिन्यूसली बताया करेंगे। साथ साथ में आपको आपकी बच्ची की जो रिकॉर्डिंग्स है वो शेयर किया करेंगे जब आपकी बच्ची 1-on-1 लर्निंग किया करेगी बाकी बच्चों के साथ, जी क्योंकि हर कोई बच्चा जो है ना उसको हम किसी बच्चे के साथ जोड़ा करेंगे और कंसेप्ट्स को एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करवाया करेंगे, सिखाया करेंगे, वो लर्निंग्स आप तक पहुंचा करेगी जिसके थ्रू आप जान पाओगे कि बच्चा किस सब्जेक्ट में कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, और हम भी जी इंशाल्लाह एट द इंशाल्लाह। सेम टाइम। जी दूसरा सवाल ये कि अभी तो विंटर्स हैं, काफी ठंड है, तो तकरीबन टाइमिंग क्या रहेगी जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे? ऐसा ना हो कि बिल्कुल सुबह ही। नहीं सर, फ्लेक्सिबल इंशाल्लाह टाइमिंग होगी, सुबह 9-10 बजे से ही स्टार्ट होगी इंशाल्लाह, डोंट वरी। चलें ठीक इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। रिगार्डिंग वो जो मैंने पहले भी बोला था, इंशाल्लाह हम जुड़ना भी चाहेंगे आपके साथ। तो मैं आपका नंबर और- पिछले 2.5 हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ, एंड आई टोल्ड माय टीम कि क्या कोई कांटेक्ट हुआ है आपकी तरफ से? कोई कांटेक्ट नहीं हुआ क्या मेरी टीम के साथ? मैं इनफैक्ट अभी बाहर हूँ, मैं सऊदी में हूँ, तो शायद उनका Okay. शायद ठीक है, मैं कॉल कर, मुझे कोई नंबर इनको बताएं, मुझे बहुत भेजने में, आपको फिर फोन कर लेता हूँ इंशाल्लाह। आप चैट में चेक कर दें, मैंने आपके साथ नंबर शेयर किया, पर्सनली आपके साथ नंबर शेयर किया। ओके जी 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 चलिए शुक्रिया। यस ऑलराइट। नेक्स्ट इज मायरा खान जी, मैम अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा बेटा जैसे वो 8 साल का है, वो पहले से ही स्कूलिंग में है, मतलब कि होम स्कूलिंग कर रहा है वो, लेकिन जैसे अभी मैंने मैथ्स का देखा, सर ने बताया कि लेवल 2 के लिए उसको जो चीज़ें करवाई जा रही है वो मतलब उससे पहले से की हुई है, तो क्या हम उसको अपनी मर्जी से लेवल 3 में करवा सकते हैं इस तरह करके, अगर किसने कवर किया हुआ है वो सिलेबस सारा?
मैम एज लॉन्ग एज हमें पता चल जाएगा टेस्ट के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू या बच्चे के छोटे मोटे असाइनमेंट्स के थ्रू कि बच्चा ऑलरेडी इन लेवल्स को क्वालिफाई कर गया है, बल्कि इन पे सीख चुका है इन चीज़ों को, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू प्लेस हिम वन लेवल अहेड इंशाल्लाह, नॉट वरी अबाउट दैट, ओके। यू आर नॉट और गोइंग टू दूसरा वेस्ट क्वेश्चन टाइम ये है इंशाल्लाह। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बुक्स हैं, जैसे कि सर ने अभी मैथमेटिक्स की कैम्ब्रिज की बुक्स, मतलब ये हमें परचेज करनी पड़ेंगी फिर? कुछ बुक्स की हम पीडीएफ यहाँ से दे देंगे और ठीक है। कुछ बुक्स ऐसी है जो आपको परचेज करनी पड़ेगी, जैसे आइस की, जिनके साथ हमने कैरेक्टर बिल्डिंग की ली है, उनकी तो आपको परचेज करनी पड़ेगी, उसमें तो कोई शक नहीं है। लाइक वो हम यहाँ से प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी पॉलिसी के खिलाफ है, और हम भी चाहते हैं कि वो जो है ना, उन्होंने जो अभी प्रोडक्ट तैयार किया वो पूरी दुनिया तक पहुंचे अल्लाह के फजल करम से, बिकॉज दे हैव रियली डन अ ग्रेट जॉब, अमेजिंग जॉब, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेवल ऑफ बुक्स फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग जो उन्होंने डिजाइन किया। एट द सेम टाइम कुछ ऐसी बुक्स है जिनका कोई मसला ही नहीं है, जिसका हम ऑनलाइन आपको पीडीएफ दे सकते हैं, बट अगेन बच्चों को जितना आप ऑर्गेनिक वे में दोगे, पेपर फॉर्मेट में दोगे, या उसको प्रिंट आउट निकाल के दोगे, उतना ज्यादा बेहतर रहेगा उनकी लर्निंग के लिए। मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा। ओके, वी हैव ओनली वन है, ठीक है फिर इंशा। जी मैम, अनम्यूट करें। जी, अस्सलाम वालेकुम काबिल भाई। मुझे मेरा मेरा सबसे बड़ा मसला सिर्फ लैंग्वेज का है, तो एक रिक्वेस्ट थी मेरी, कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड थी लेने के लिए बच्चे से। तो बिफोर वी एनरोल, इज इट पॉसिबल कि टीचर थोड़ा सा एनालाइज कर पाए एदिन का लैंग्वेज में, कि वो वेदर ही विल बी लाइक बेनिफिटिंग फ्रॉम द लेक्चर्स और नॉट? मुझे बस एदिन की लैंग्वेज के अभी प्राइमरली इंग्लिश में ही बात करते हैं। प्राइमरली इंग्लिश में बात करता है, लेकिन जब से सीरावर्स का ये शुरू हुआ है तो मैं उसके साथ कभी कभार उर्दू में बात कर लेती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि वो समझता है, लेकिन वो डर रहा है बोलने से। सो आई वाज थिंकिंग कि अगर उसके साथ 5-6 महीना टीचर कंटिन्यूसली उसके साथ इंगेज हो जाएगा तो वो इवेंचुअली कैच कर पाएगा उसे। लेकिन मैं ये भी चाह रही थी कि ये समझना कि कहीं मैं उसको लाइक आई मीन उसको ब्रेक ही ना कर ले। सो आई वाज थिंकिंग लाइक हमास भाई का मैथमेटिक्स जो है मैं इंटरेस्टेड हूँ उसमें। सो इज इट पॉसिबल एट ऑल कि वी कुड हैव वन सेशन बिटवीन द टीचर एंड एदिन एंड सच दैट टीचर कैन अंडरस्टैंड कि एदिन मुस्तफीद होंगे कि नहीं? Yeah, we can allow him in first few sessions, उसमें हमें कोई मसला नहीं है, बट अगेन अगर प्राइमरली वो इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू नहीं बोलता है वो, तो एक बच्चे के लिए फिर सिर्फ इंग्लिश बोलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई कांट अलाउ दैट वर्ड, जी सही मतलब मैं अपनी जगह ये भी सोच रही हूँ कि आई कैन वेट अंटिल आपको इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स मिल जाएं, लेकिन आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गिव इट अ शॉट कि ताकि मैं देख पाऊँ मे बी हमास भाई के साथ एक दिन कंफर्टेबल हो सकते हैं। सो आई वाज जस्ट अ रिक्वेस्ट, इफ इट इज एट ऑल पॉसिबल वी कैन हैव अ सेशन। we'll allow him for the trial session, no issues, कोई मसला नहीं है। जी, जज़ाकल्लाहु खैरन। Barakallahu feek. All right, so I think we are done with questions. कोई और सवाल है? Okay, there's one more. मैम हलीमा सादिया। जी मैम, अनम्यूट करें। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि 13 साल की है मेरी बेटी, तो वो स्कूल गोइंग भी है, तो क्या वो कॉप अप कर सकती हैं आप उनके कोर्स में? नहीं मैम, दो जगह पे उनको ना डालें, मेहरबानी करके इतना जुल्म ना करे बच्चे पे। ऑलरेडी एक जालिमाना सिस्टम है, आपने उनको फिट किया है जहाँ पर उसके नफ्सियात को मस्त कर दिया गया है और मस्त कर दिया जाता है, तो अब दूसरी जगह पे आप उनको डालेंगे साइमल्टेनियसली तो बहुत मुश्किल होगी मैम, ना करें ऐसा। वी आर नॉट गोइंग टू केटर दोज किड्स जो ऑलरेडी स्कूल जा रहे हैं। जी, मेरा ये है कि मेरी बेटी पहले 4 साल उसने पहले होम स्कूलिंग की, तो अब मैंने उसे एक ऐसे इदारे में डाला है जहाँ पे उसके ऊपर कोई वर्कलोड नहीं है। वो एज ए लिसनर जाती है वहाँ पे, मतलब कोई मदरसा टाइप है, तो वहाँ पे कोई इस तरह से वर्कलोड नहीं होता। तो मैं अब यहाँ पे ये चाह रही हूँ कि अगर ये यहाँ पे अगर करेगी तो क्या आप लोगों का कोई वर्कलोड भी होता है, या मतलब क्लास में ही आप लोग कवर करवा देंगे? नहीं मैम, जाहिर सी बात है, हम असाइनमेंट्स देने वाले जो कि उनकी लर्निंग के हिसाब से होंगे, बिकॉज हम कंटिन्यूसली हमें चेक करना है, एक्सेस करना है कि बच्चा कितना ग्रो हो रहा है, कितना डेवलप हो रहा है, कहाँ पर कमी पेशी है, तो उसके हिसाब से तो यस वी आर गोइंग टू गिव सम वर्क। जाहिर सी बात है, इस्लामिक फाउंडेशन में हमें वर्क कुछ देना है उनको, स्टेम में उनको वर्क रहेगा, और सोशल साइंस में जाहिर सी बात है वर्क रहेगा, सो देयर विल बी वर्कलोड। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि दो जगहों पे बच्चों को ना कराए, अगर एक जगह करा रही है तो लेट हर कंटिन्यू, जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है अपनी बच्ची के लिए। जी, लेकिन वहाँ पे भी एज ए लिसनर जा रही है, कोई वर्कलोड नहीं होता उस पर, सिर्फ यही होता है कि जाना है बस। चाहे लिसनर के तौर पे जाए या किसी और चीज के तौर पे जाए, दो जगहों पे बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। ठीक, इट्स लाइक ऑलरेडी आपने 10-12 बोरियां उस पे ऊपर रखी है, या मान के चले 3-4 बोरियां आप पे रखी है, अब ऊपर से हम 5-8 डाल रहे हैं, तो वजन तो बढ़ेगा ही ना। तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को वजन महसूस ही ना होगा, वजन तो बच्चे को महसूस होगा उसके। और सबसे बड़ा वजन जो हम महसूस करते हैं वो मेंटली होता है। फिजिकली तो हम जिस एज में हम रह रहे हैं, जिस दौर में हम रह रहे हैं, बहुत कम वजन महसूस करते हैं। हमें कहाँ 6-6 महीने 7-7 महीने चल के जाना पड़ता है कोई हदीस सीखने के लिए या कोई आलिम से सीखने के लिए, बट इस दौर में जो मेंटल वजन है हमारा वो बहुत बढ़ चुका है, और असल वजन मेंटल वजन ही होता है, तो बच्चा रिटार्डेशन में चला जाएगा। ना करे ऐसा, दो जगहों पे ना करे, एक ही जगह पे रखे।
जी, असल में आप लोगों की जो सोशल स्किल्स हैं और इंटेलेक्चुअल जो है ना, उसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अगर सिर्फ़ उन 2 में करवा दूँ तो? सोशल स्किल्स की सोशल साइंसेस? नहीं, सोशल साइंसेज़ नहीं, सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स और कौन-सा वाला? और इंटेलेक्चुअल जो है जिसमें हिस्ट्री वगैरह है शायद। इंटेलेक्चुअल नहीं, ऐसा तो कोई नहीं हमारा, सोशल हिस्ट्री तो साइंसेस, सोशल साइंसेस है हमारा। नहीं, स्टेम साइंसेज़ नहीं, मुझे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो ये चीज़ नहीं। एक और भी है आपका, एक सोशल स्किल्स भी है, एक और भी है दूसरा। लास्ट टाइम आप जो चेक आपने कर ले, कोई मसला नहीं है। मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल साइंसेस, स्टेम अलग है, सोशल साइंसेस अलग है। सो मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल साइंसेस। पार्ट टाइम होम स्कूलिंग भी अवेलेबल है। वहाँ पर मिनिमम हमारे कितने सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं? स्टेम की बात है उसमें। नहीं, जो पार्ट टाइम होम स्कूलिंग कराना चाहते हैं उनको मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स है। ये कहा भी डिसाइड नहीं हुआ था, बट ये था कि वहाँ पे ऑप्शंस थे कि आपने कौन-कौन से हमने करने हैं। ऑप्शंस कितने रखे हैं वहाँ पर? 2 रखे हैं ना? नहीं, स्टेम के सारे सब्जेक्ट्स हैं और हाँ, ठीक है, 3 नोट रखा भाई। ओके, ठीक है। तो जो पार्ट टाइम होम स्कूलिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी हमारे साथ पार्ट टाइम में आ सकते हैं। कोई कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, तो उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, उस हिसाब से उनकी फ़ी भी कम हम रखेंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो यू कैन गो देयर एज़ वेल। तो ये फ़ी फ़िलहाल मतलब पूरी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे, राइट? नहीं, रजिस्ट्रेशन फ़ी तो ज़ाहिर-सी बात है पूरी पे करनी पड़ेगी। मंथली फ़ी पे हम उस हिसाब से डिस्काउंट देंगे। ठीक है। यस, थैंक आपके यू सो सब्जेक्ट्स के मच। हिसाब से। जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीक। ऑलराइट, आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस। रजिस्ट्रेशन हमारी चल रही है, 20th तक रहेगी और इसी दरमियान हमारी पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग रहेगी पहली। उसके बाद हम बच्चों के साथ मीटिंग करना स्टार्ट करेंगे, उनकी प्रोफाइलिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और जैसे ही बच्चों की प्रोफाइलिंग खत्म होती है, मुकम्मल होती है, तो हम इंशाल्लाह क्लासेस की शुरुआत डालेंगे। टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल हम रखेंगे अल्लाह के फजल करम से। बैच बहुत छोटे-छोटे रहेंगे हमारे। कुछ बैच तो 5 ही बच्चों के रहेंगे, कुछ 4 ही के रहेंगे, ताकि लर्निंग को हम एनहांस कर सकें अल्लाह ताला के फजल करम से। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों की दुआओं की दरख्वास्त है और साथ-साथ में इस कांसेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने एक मिशन के थ्रू भेजा है, एक मामले के थ्रू भेजा है। और जब तक कि हम उस चीज़ को अपने अंदर नहीं समाएँगे, उसको अपना जिस तरह से हम खाना-पीना, उठना-बैठना, साँस लेना, बल्कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको नहीं समझेंगे, तब तक हम इस फ़र्ज़ को पूरा नहीं कर सकते, अपने यहाँ के आने के मिशन को, मकसद को मुकम्मल नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। तो ज़रूरी है कि हम अपने अंदर भी वो समाएँ और अपने बच्चों को भी उस चीज़ का इल्म दें, उस चीज़ की फ़िक्र डालें, ताकि इंशाअल्लाह रहमान हमसे और हमारी नस्लों से अल्लाह ताला काम ले अपने इस दीन का। दुआओं में याद रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।